हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्कोव चेन। मार्कोव चेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कह सकते हैं कि स्टैट्स का वो टॉपिक है जो हर साल नेट के एग्जाम में आता है। और नेट के एग्जाम में एक तो आपको 3 मार्क्स के लिए, दूसरा आपको 2 क्वेश्चन आपके 4.75 मार्क्स के लिए, यानी कि 3 + 9.5 आप कह सकते हो 12.5 मार्क्स का आता है। अब जिसमें से आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक करेंगे वहां से आपके 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाले हैं। यानी कि अगर आज का ये आप वीडियो देखते हो तो श्योर कि आप 2 क्वेश्चन तो कम से कम इसमें से करके आओगे। ठीक है, 3 भी हो सकते हैं बट तीनों क्वेश्चन आएंगे इस बात की गारंटी तो नहीं है, बट 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपका इस वीडियो देखने के बाद 2 क्वेश्चन आप कंफर्म कर सकते हो। आपको पता होगा नेट के एग्जाम में एक एक मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट होता है और मार्कोव चेन के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं। तो मार्कोव चेन के 2 क्वेश्चन आप, एक 3 मार्क्स का और एक 4.75 मार्क्स का इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। पहले थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बार आपको इसका थ्योरी क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट थ्योरी स्टार्ट कर दूंगा तो शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो पहले मैंने कुछ डेफिनेशन लिखे हैं, पहले वो समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला डेफिनेशन है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता क्या है? एक्चुअल में इसमें क्या करेंगे हम लोग, जैसे रैंडम वेरिएबल, आपको पता है रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसका डोमेन क्या होता है, सैंपल स्पेस। तो उसी रैंडम वेरिएबल का मान लो किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, ठीक है, तो उसी की कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। द कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एट अ पर्टिकुलर टाइम t बिलोंग्स टू t डिफाइन ऑन अ सम प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो किसी प्रोबेबिलिटी स्पेस पे अगर मैं कोई रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूं किसी टाइम पे, उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब ये जो टाइम t है इसको हम लोग इंडेक्स कहेंगे और जो इसकी वैल्यू होगी, मतलब रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, जैसे हम लोग रैंडम वेरिएबल 1 2 3 लेते हैं, तो ऐसे यहां पे जो उसकी वैल्यू होगी वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट स्पेस, और इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल S से। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, सिर्फ एक कलेक्शन है रैंडम वेरिएबल का किसी टाइम पे। ठीक है, उसके बाद जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट स्पेस बोलेंगे और इसके एलिमेंट को स्टेट बोलेंगे। ये जस्ट डेफिनेशन समझ लो, बाकी आगे हम लोग एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे हम लोग जब रैंडम वेरिएबल डिस्कस करते हैं, 2 टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है। एक होता है डिस्क्रीट यानी कि काउंटेबल, और एक आपका होता है कॉन्टिन्यूअस यानी कि अनकाउंटेबल। तो हम जो डिस्कस करते हैं वो सिर्फ डिस्क्रीट, बाकी आपको जो कॉन्टिन्यूअस वाला वो नहीं आता। डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन। अब देखो, पहले समझते हैं कि एक मैंने सीक्वेंस ले लिया, किसका, रैंडम वेरिएबल के मैंने एक सीक्वेंस ले ली विथ डिस्क्रीट स्टेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर स्पेस। इसे कहा जाता है डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन। कब कहा जाएगा, जब xn + 1 = j, xn = in, xn - 1 = xin-। अब ये एक्चुअल में है क्या, ध्यान दो, मैं आपको मार्कोव चेन का मतलब शॉर्ट में बता देता हूं। होता क्या है कि जैसे मान लो कि अगर मुझे आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, कि आप फ्यूचर में कैसे रहोगे, तो मार्कोव चेन ये कहता है कि आप इससे पहले क्या थे। अगर आपके फ्यूचर के बारे में मुझे प्रेडिक्ट करना है या फिर फ्यूचर में आपकी कुछ भी करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपका जो करेंट सिचुएशन है, अब आज कैसे, ये इस पे डिपेंड करता है। यानी कि आपका फ्यूचर वैल्यू आपके करेंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्लियर है, फ्यूचर वैल्यू, जो भी फ्यूचर वैल्यू होगी, यानी कि आपका जो फ्यूचर वैल्यू है वो कौन डिसाइड करेगा, करेंट वैल्यू। ये आपकी करेंट वैल्यू है। अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है तो आपको उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, करेंट वैल्यू का। यानी कि xn + 1 = j। आपको फ्यूचर वैल्यू को अगर प्रेडिक्ट करना है तो आपके पास सिर्फ क्या गिवन होना चाहिए, xn = i।
ठीक है, तो ये चीज है। अब उसके पहले कैसे थे, xn-1 पे, xn-2 पे, xn-3 पे, उस पर डिपेंड नहीं करता। आपका फ्यूचर वैल्यू आपके जस्ट करंट वैल्यू पे डिपेंड करता है। इस जो भी प्रोसेस है फिनोमेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्को चेन कहा जाता है। जस्ट ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को ये नोटेशन है, इसका मतलब वही है जो मैंने अभी कहा कि प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है नेक्स्ट स्टेप में, कब, जब आपको करंट वैल्यू गिवन है। तो करंट वैल्यू गिवन है, आपको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है, फ्यूचर का। तो xn+1j उसको लिखा जाता है Pij, इसे कहा जाता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। अब इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे मान लो अगर आपका स्टेट वैल्यू 1 2 3 4, या फिर स्टेट वैल्यू मान लो आपका 1 2 3 4, ये सब स्टेट वैल्यू है। 1 2 3 4 ये आपके स्टेट वैल्यू है। तो यहां से आपका ये P0 P11 P12 P13 P14 P15 P21, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा, इस मैट्रिक्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको रहते हैं जनरली, आपको एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स गिवन होगा और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा भी, डायरेक्टेड ग्राफ किसको बोलते हैं। तो ये आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हो गया और ये उसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसे हम लोग वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बट कब बोलेंगे, इसमें कंडीशन क्या होता है, ये जो आपने मैट्रिक्स बनाया है P0 या फिर P, वो तो डिपेंड करता है कहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 01 P02, सपोज ये मैट्रिक्स है। अब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। अब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो आपको एक पॉइंट तो याद रखना होगा कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी की बात करोगे, जितने भी प्रोबेबिलिटी है वो सारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। सेकेंड, अगर मैं हर एक रो का सम करता हूं, जैसे मान लो अगर मैं हर एक रो का सम कर रहा हूं, तो जे वैरी होगा मेरा कहां तक, 1 से लेके, मान लो ये इनफाइनाइट है, अगर फाइनाइट होगा तो n तक, और किसी भी i के लिए आप कोई भी रो ले लो, तो जो पूरा रो आएगा उनका सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि कॉलम जो है वो भी क्या हो जाता है, उनका भी सम सेम आ जाता है। अगर मान लो कॉलम का सम भी सेम आ गया फॉर एवरी j, तो i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, Pij इज इक्वल टू 1। ये मैं इंफिनिटी इसके लिए ले रहा हूं, मान लो आपका इनफाइनाइट सेट वैल्यू में, मान लो काउंटेबल वैल्यू है, काउंटेबल में काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट होंगे तो कुछ फाइनाइट टर्म तक जाएगा, तो इसे कहा जाता है डबली स्टोकेस्टिक। और बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जैसे आगे हम लोग कुछ डेफिनेशन देखेंगे, तो वहां पे अगर वो डबली स्टोकेस्टिक हो जाता है तो वहां पे चीजें और आसान हो जाती है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जब अगर आपका कोई भी मैट्रिक्स जो है स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, अगर वो आपका डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है, तो आगे हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं रिकरेंट का, तो उसके जितने भी स्टेट्स है वो सारे रिकरेंट हो जाते हैं। अभी एक एक करके हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया, सबसे पहले हमने देखा स्टोकेस्टिक प्रोसेस किसको कहते हैं। स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है, आपको रैंडम वेरिएबल लेने हैं और रैंडम वेरिएबल की जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो रैंडम वेरिएबल के कलेक्शन होंगे उनको कहा जाता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट वैल्यू, ठीक है। और उन सारी वैल्यू का कलेक्शन ले लेंगे, उसको कहेंगे स्टेट स्पेस, ठीक है। यहां तक क्लियर है। फिर हमने देखा मार्को चेन। मार्को चेन क्या कहता है कि अगर आपको फ्यूचर वैल्यू का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपके पास करंट वैल्यू होना चाहिए। करंट वैल्यू को देखते हुए हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो भी प्रोसेस है इसको कहा जाता है मार्को चेन कहा जाता है। जैसे कि P1 डिपेंड कर रहा है P0 पे, P0 डिपेंड कर रहा है P-1 पे, इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप आपका प्रीवियस पे डिपेंड करता है, तो उसको कहा जाता है मार्को चेन। उसके पहले आप कैसे थे ये मैटर नहीं करता। उसके बाद हमने देखा कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मतलब एक स्टेट से आपको दूसरे स्टेट पे जाना, तो उसको जस्ट हमने किससे किया कि Pij मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इज इक्वल टू j, और कब, जब आपका xn-y कितना देगा, xn-1 कितना गिवन होगा, i गिवन होगा, ठीक है।
उसके बाद हमने देखा इसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। किस तरीके से, आपको अगर स्टेट वैल्यू 0 से स्टार्ट हो या फिर 1 से स्टार्ट हो यहां पे भी, तो आपको क्या करना है, P11, P12, P13 इस तरीके से, P21, P22। अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब इनके रो का सम कितना आना चाहिए 1 और सारी प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि नॉन नेगेटिविटी 1। अगर मान लो उनके कॉलम का भी सम 1 हो गया तो उसे कहा जाता है डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है और बहुत सारी प्रॉपर्टी हमको मिल जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेट का ट्रांजिशन डायग्राम। जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं उसी से समझा देता हूं। मान लो आपका स्टेट वैल्यू 0, 1, 2 है और यहां पे आपको कुछ वैल्यू गिवन है, हाफ, 1, 0, हाफ, 1/4, 1/4, 1/2, 0, 0, 1। ठीक है, ये आपको क्या गिवन है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स में, और ये स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है क्योंकि इनके रो का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है और सारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको, सॉरी इसका हम लोग क्या बनाएंगे, डायरेक्टेड ग्राफ या फिर इसका ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। उसमें आपको क्या करना होता है, इसमें स्टेट वैल्यू कितनी है, 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब ये क्या है, P 0 से लेके 0 तक जा रहा है, मतलब 0 से इसी लूप पे जाएंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। ये 0 से कहां जा रहा है, 1, तो ये जा रहा है 0 से 1। फिर ये 0 से 1 0 है तो यहां पे कोई लूप नहीं बनेगा। ये लूप तभी बनता है जब नॉन जीरो हो, तो ये क्या है, 0 है यहाँ। तो 0 से 1 पे कोई लूप नहीं जा रहा है, 0 से 2 पे जा रहा है तो 0 से 2 पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/2। 2 से 1 से 0 जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। 1 से 1 पे जा रहा है यानी कि खुद पे जा रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। 1 से कहां जा रहा है, 2 पे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। ऐसे 2 जो है, 2 0 पे नहीं जा रहा है, 2 1 पे भी नहीं जा रहा है, 2 खाली खुद पे जा रहा है। तो इसे कहा जाता है डायरेक्टेड ग्राफ या फिर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। जितने भी क्वेश्चन है हमको ये मैट्रिक्स गिवन होती है, आगे हम लोग बहुत सारे डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसको इस ग्राफ के थ्रू हम लोग समझेंगे, जिसको डायरेक्टेड ग्राफ या सिंपल ट्रांजिशन डायग्राम भी कहा जाता है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये जो 0, 1, 2 यूज कर रहे हैं, अब थोड़ा डेफिनेशन क्लियर कर लो। 0, 1, 2 ये स्टेट है। जब भी हम लोग स्टेट वैल्यू बोलेंगे, ये 0, 1, 2 इसको स्टेट बोलेंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं जो डेफिनेशन होगा ये आपको समझना होगा, डेफिनेशन आपका मार्को चेन के लिए है या फिर डेफिनेशन आपका स्टेट के लिए, ये चीजें क्लियर रखना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक चीज करना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हो गए, जो भी बेसिक डेफिनेशन थे। अब क्वेश्चन जो आगे आते हैं वो हम लोग समझ लेते हैं। हमने क्या देखा, एक 1 स्टेप ट्रांजिशन देखा। ठीक है, 1 स्टेप ट्रांजिशन देखा। अब हम लोग देखेंगे कि 2 स्टेप ट्रांजिशन क्या होता है, 3 स्टेप ट्रांजिशन क्या होता है, 4 स्टेप ट्रांजिशन क्या होता है। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मेरे पास स्टेट वैल्यू है 1 2 3 4, मैं 1 से 1 यहीं चले गए, तो मैं 1 से 1 में जा रहा हूं एक सिंगल स्टेप में। अब मुझे क्या करना है, 1 से 1 पे आना है, तो मैं कितने स्टेप में आ सकता हूं, मैं यहां से यहां गया 1 स्टेप और यहां से यहां गया 2 स्टेप, तो मैं 1 से 1 में कितने स्टेप में आ पा रहा हूं, 2 स्टेप में आ पा रहा हूं। तो अगर किसी ने कहा कि 1 1 2 स्टेप में, तो इसका मतलब क्या है, एक बार यहां से यहां जाओ इनटू फिर यहां से यहां जाओ, तो इसका मतलब हो जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टेप। ऐसे 3 स्टेप की बात करेंगे तो देखो ये 1 स्टेप हो गया, 3 स्टेप मतलब फिर से ये आ गया, तो और तो कोई आपका 3 स्टेप है नहीं इसमें। तो 3 स्टेप मतलब आपको एक फर्स्ट, सेकेंड, अगर कोई और आपके पास थर्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो इसके पास जा रहा है और ये इसके पास जा रहा है, मतलब आप यहां से 1 से 2 पे गए, 2 से 4 पे गए और 4 से 3 पे गए, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो ये तो हो गया डायरेक्टेड ग्राफ के टर्म्स में।
अब इसी को मैट्रिक्स के टर्म्स में निकालना है, तो आप क्या करो, जैसे अगर आपको पूछा है P113, तो आपका एक मैट्रिक्स है P, आप एक मैट्रिक्स निकाल लो PQ, ठीक है, और PQ का जो मैट्रिक्स आएगा आप उसका क्या निकाल लो, P11। तो ये जो P11 है ये आपका P11 क्यूब, यानी कि 3 स्टेप में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी स्टेट वैल्यू 11 का, ठीक है, यानी कि 1 से 1 जाना। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई कि 1 स्टेप मतलब वही मैट्रिक्स, अगर 3 स्टेप में तो या तो आप मैट्रिक्स का यूज करके निकाल लो, या तो फिर आप जितने भी पॉसिबल डायरेक्टेड ग्राफ बनेंगे उस नंबर ऑफ स्टेप में। और इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ने इसके पहले क्या देखा था, जब मैं सिंपल 1 स्टेप वाला ले रहा था तो Pij को हम लोग कैसे लिखते थे कि xn प्लस 1, जब हमारे पास xn गिवन हो i। अगर मुझे सपोज 2 स्टेप में निकालना तो ये xn प्लस 2 इज इक्वल टू j, xn इज इक्वल टू i। अब ये कितने स्टेप में जाएंगे, 2 स्टेप में, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2। ऐसे अगर सपोज k स्टेप है तो xn प्लस k जो है आपको xn i गिवन, तो ये आ जाएगा Pij इन k स्टेप, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, आपको P/k निकालना है और उस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी Pij उसके रिस्पेक्टिव में आप उसको निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्टेड ग्राफ में देखोगे इतने नंबर ऑफ k स्टेप के बाद आप वहीं लौट के आ जाओ, मतलब Ij पे जो भी पोजीशन उस पोजीशन पे आ जाओ। अब यहां से हमारा डेफिनेशन स्टार्ट हो जाता है। आपको जो बेसिक डेफिनेशन थे ये क्लियर हो गए, अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनना स्टार्ट होते हैं। मान लो मैंने एक ठीक है, ये मान लो मैंने एक डायरेक्टेड ग्राफ ले लिया, ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन है एक्सेसिबिलिटी की। एक्सेस का मतलब क्या होता है कि पहुंचना, कि आपकी वहां तक पहुंच है या नहीं, ठीक है। तो एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, तो जैसे मान लो मुझे कहना है ये 2 जो है, ये 2 को हम लोग क्या बोलेंगे, इज द एक्सेसिबल बोलेंगे। किस स्टेट से, मान लो किसी 1 स्टेट से, यानी कि 2 जो है ये एक्सेसिबल है कहां से, 1। कब, जब P12 से मतलब 1 से लेकर 2 तक की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि वो एक ही स्टेप में है, हो सकता है वो 1 स्टेप में आए, हो सकता है आपका 2 स्टेप में आए, हो सकता है आपका 3 स्टेप में आए, हो सकता है आपका 4 स्टेप में आए, मतलब कितने भी स्टेप में आए, लेकिन सम स्टेप में फॉर सम n अगर ये पॉजिटिव आ गया तो आप कहोगे कि जो 2 है वो 1 से एक्सेसिबल है, मतलब मैं 2 से 2 तक पहुंचा जा सकता है 1 से, मतलब 1 से 2 पे जाने के लिए रास्ते हैं, सिंपल ये कह सकते हो। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब समझ में आ गया कि किसी स्टेट को J को मैं ये कहूंगा कि ये I से एक्सेसिबल है, कब, जब Pij की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए फॉर सम m, मतलब कुछ स्टेप में, हो सकता है वो पहले स्टेप में आ जाए, हो सकता है वो दूसरे स्टेप में आ जाए, किसी भी स्टेप में अगर वो उसके जो प्रोबेबिलिटी है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो हम लोग उसे कहेंगे कि वो एक्सेसिबल है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3, मान लो ये मैंने ठीक है, चलो 1 पे 1 आने की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो 0 है, मतलब जो भी आप अगर एक मैट्रिक्स बनाओगे तो 1 से 1 आने की प्रोबेबिलिटी 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे, रुको हम लोग क्या एक्सेसिबिलिटी निकाल रहे हैं ना, तो एक काम करो इसको हटा दो, ठीक है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या 3 1 से एक्सेसिबल है, देखो तो मैंने कहा कि 3 1 से एक्सेसिबल कब होगा, जब वो किसी स्टेप में मैं 3 तक पहुंच सकता हूं, कहां से, 1 से मैं 3 तक आ सकता हूं किसी नंबर ऑफ स्टेप में। सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मैं 1 स्टेप में आ सकता हूं,
तो मैंने देखा 1 स्टेप में 1 से 3 जाने पे कोई रास्ते नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं 2 स्टेप में आ सकता हूं? तो आप बोलोगे 1 से 2 पे गया और 2 से 3 पे गया, यानी कि मैं 3 पे आ सकता हूं 1 से। भले मैं एक स्टेप में नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मैं 2 स्टेप में आ पा रहा हूं। इसका मतलब 3 जो है 1 से एक्सेसिबल है। कब? जब वो किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद मैं 1 से 3 पे आ सकता हूं। क्या 2 मेरा 3 से एक्सेसिबल है? तो आप बोलोगे 1 स्टेप में तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं यहां से यहां चले जाऊंगा, यहां से यहां चले जाऊंगा, मतलब 2 एक्सेसिबल है कहां से? 3 से, इन 2 स्टेप में। तो इसका मतलब 2 इज एक्सेसिबल फ्रॉम 3। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग हर जगह यूज करेंगे, उसे कहा जाता है कम्युनिकेटिंग स्टेट। किसको कहते हैं? कम्युनिकेटिंग स्टेट्स किसको कहते हैं? इसके लिए हमें 2 स्टेट की जरूरत पड़ेगी कि 2 स्टेट आपस में कम्युनिकेटिंग स्टेट कब होंगे। ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी मतलब देखो, मैं 1 से 2 पे जा सकूं, तो मैं 2 से 1 पे भी आ सकूं। जरूरी नहीं कि एक स्टेप में, ये हो सकता है एक स्टेप में आए। जैसे देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? अगर एक 1 और 2 को आपस में बात करना है या फिर कम्युनिकेट करना है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 की बात 2 तक जा सकती है, तो क्या अगर 2 को 1 तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो क्या 2 1 को पहुंचा सकता है? देखो 1 ने क्या किया, एक ही स्टेप में इसके पास ऐसा कनेक्शन या ऐसा नेटवर्क है कि वो एक ही बार में अपनी बात 2 तक पहुंचा सकता है। मतलब m ने जो 2 है ना, वो एक्सेसिबल है 1 से। बट क्वेश्चन ये आता है कि रिटर्न में इसको कुछ मिलेगा क्या? 1 एक्सेसिबल है 2 से, तो देखो ये 1 स्टेप में तो नहीं है, बट ये रास्ते से, इस रास्ते से 1 जो है वो 2 से एक्सेसिबल है। तो भले हो सकता है कि 2 जो 1 से एक स्टेप में एक्सेसिबल है, लेकिन 1 2 से 2 स्टेप में एक्सेसिबल है। तो इस केस में क्या हो गया, दोनों का स्टेप भले अलग हो, लेकिन दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये एक स्टेप में कम्युनिकेट कर सकता है, ये 2 स्टेप में। ये अपना मैसेज इसको 1 स्टेप में दे देगा, लेकिन इसको मैसेज भेजने के लिए 2 स्टेप में देना पड़ेगा। तो जब 1 2 1 से एक्सेसिबल हो और 1 2 से एक्सेसिबल हो, दोनों आपस में एक्सेसिबल हो, उसे कहा जाता है कम्युनिकेटिंग स्टेट। यहां से बहुत क्वेश्चन आएंगे, आगे चल के हम लोग डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेटिंग स्टेट। तो कम्युनिकेटिंग स्टेट मतलब अगर 2 तक जाने को, मतलब 2 1 से एक्सेसिबल है तो 1 2 से एक्सेसिबल हो। जे स्टेट अगर आई से एक्सेसिबल है तो आई जे से एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब आई एंड जे आर कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस तरीके से ले सकते हैं कि आई और जे आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब जे आई से एक्सेसिबल है और आई जे से एक्सेसिबल है। मैं जे आई से जे में जा सकता हूं और जे से आई में जा सकता हूं। कितने स्टेप में जा सकते हैं ये सेम नहीं होगा, चलेगा, बट किसी नंबर ऑफ स्टेप के बाद आई से जे में जाया जा सकता है और जे से आई में जाया जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्लास ऑफ स्टेट बनाते हैं। ठीक है, क्लास ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने सी ऑफ आई ले लिया, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, स्टेट के वो सारे एलिमेंट ले लोगे जो आई के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेट के वो सारे एलिमेंट ले लो जो आई के साथ कम्युनिकेट करते हैं, इसको बोलते हैं क्लास ऑफ आई। अब यहां से क्लास से ही आपका क्वेश्चन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सी ऑफ आई का मतलब क्या हो गया, स्टेट में और भी 2 एलिमेंट होंगे। जैसे मान लो मैंने एक स्टेट ले लिया जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, मैं क्लास ऑफ 1 निकाल सकता हूं, क्लास ऑफ 2 निकाल सकता हूं और क्लास ऑफ 3 निकाल सकता हूं। क्लास ऑफ 1 जितने भी इसके साथ कम्युनिकेट होंगे, इसका मतलब मैं 1 से 1 पे जा सकता हूं और 1 से 1 पे। तो वैसे तो ये एलिमेंट तो आई गई, हर एलिमेंट क्लास के अंदर पता है, जिस एलिमेंट का क्लास निकाल रहे वो तो आता ही है। अब बात करते हैं 2 की। अगर मैं 1 से 2 पे जा सकता हूं और 2 से 1 पे जा सकता हूं तो इसके अंदर आ जाएगा। मान लो मैं 1 से 3 पे गया लेकिन 3 से 1 पे नहीं आ पाया, या फिर मैं 1 से 3 पे ही नहीं जा पाया, तो इसका मतलब ये इस क्लास में नहीं आएगा। अगर 1 के क्लास में 2 आ रहा है तो 2 के क्लास में 1 भी आएगा। ऑलरेडी आपको क्लास की प्रॉपर्टी तो बहुत सारा पता होगी, चाहे ग्रुप थ्योरी हो या फिर बाकी जगह। ठीक है, तो इसे कहा जाता है क्लास ऑफ स्टेट। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे 1 2 3,
अब मुझे क्या करना है, 1 का क्लास निकालना है। तो 1 के क्लास में वही एलिमेंट आएंगे जो 1 के साथ कम्युनिकेट करेंगे। पहला तो 1 आ जाएगा। क्या 2 कम्युनिकेट कर रहा है, मैं 1 से 2 पे जा रहा हूं, क्या मैं 2 से 1 पे जा सकता हूं? नहीं, क्योंकि 1 पे आने के कोई रास्ते नहीं, तो 2 नहीं आएगा। क्या मैं 3 के साथ कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 1 पे आने के तो कोई रास्ते ही नहीं है। मैं 3 से 2 पे तो जा सकता हूं, लेकिन 2 से 1 पे नहीं जा सकता। तो इसके क्लास में सिर्फ 1 आ रहा है। C2 की बात करता हूं, 2 आएगा इसमें। 3, क्या मैं 2 से 3 पे जा सकता हूं? हाँ, 2 3 से बात कर सकता है, 3 2 से बात कर सकता है। तो ये आ गया क्लास ऑफ 2। अगर 2 का क्लास ये है तो 3 का भी क्लास क्या आ जाएगा? 3 और 2। तो इसके पास ऐसा कह सकते हैं कितने क्लास बन रहे हैं? ये 2 क्लास बन रहे हैं। तो इस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी के पास ये पूरे स्टेट को 1 2 3 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक 1 और एक 2 3। 1 का क्लास और 2 और 3 का क्लास, इसके पास 2 क्लास बन रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कुछ डेफिनेशन पे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको किसी स्टेट का क्लास पता चल गया, आपको कम्युनिकेटिंग स्टेट पता चल गया, आपको एक्सेसिबिलिटी पता चल गई। अब इंपॉर्टेंट आता है क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास। हालांकि क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास का बहुत सारे डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं आगे चल के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट वो इन जनरल भी हो जाता है। तो क्लोज का जस्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अगर क्लोज भी अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया तो क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास, ठीक है। तो क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास किसको बोलते हैं? कहने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्लास के अंदर चले गए, ठीक है, तो देखो किसी मैंने कोई क्लास ले लिया, ठीक है, मान लो मैंने कोई एक क्लास ले ली, कि अगर आप किसी क्लास के अंदर एंटर करते हो, जैसे मान लो अगर इस क्लास के अंदर आपने एंटर कर दिया, ठीक है, तो आप इस क्लास से बाहर नहीं आ सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आप किसी क्लास के अंदर आप एंटर कर जाओ तो आप उस क्लास के बाहर नहीं आ सकते हो। तो उस क्लास को कहा जाता है कि वो क्लास कैसा है? क्लोज कम्युनिकेटिंग क्लास है। वंस यू एंटर इन द क्लास यू गेट ट्रैप हियर, मतलब उस क्लास से बाहर नहीं आ सकते हो। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसको आप चेक कैसे करो कि कोई ग्राफ आपका कम्युनिकेटिंग है, या फिर अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया है तो वो मैट्रिक्स क्या है आपका? ट्रांजिशन मैट्रिक्स आपका क्लोज है। तो कैसे चेक कैसे करेंगे? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो एक मैंने ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ले ली, 1/2 1/2 0 0 1 0 0 1/2 1, ठीक है। मैंने एक क्लास ले लिया, जैसे अगर मैं 0 1 2 3, तो एक तो मैं 1 से 1 पे जा सकता हूं, मैं 1 से 2 पे भी जा सकता हूं, 1 से 3 पे नहीं जा सकता, 2 से सिर्फ 2 पे जा सकता हूं, और 3 से सिर्फ कहां जा सकता हूं? 3 से एक तो 3 पे जा सकता हूं, और 3 से एक तो 2 पे जा सकता हूं। मैं एक क्लास बना ले रहा हूं, जैसे मैंने 1 के क्लास बनाई, तो 1 का क्लास क्या है? 1 के क्लास में एक तो 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। 2 के क्लास में 2 3 में आएगा, नहीं 3 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 कम्युनिकेट कर रहा है 3 के साथ नहीं। तो सब डिफरेंट क्लास आ गए, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो किसी क्लास को मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कम्युनिकेटिंग क्लास हो, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग क्लास के लिए आपको जस्ट क्या चेक करना होता है? उसकी जो उस क्लास का कोई भी एलिमेंट उठाओ, ठीक है, उस क्लास का कोई भी एलिमेंट उठाओगे तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी, जितने भी क्लास में एलिमेंट होंगे, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल 2 उठा लिया, ठीक है, आपने ये 2 उठा लिया, तो आप क्या करोगे? 2 के साथ जितने भी इसमें एलिमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे, और उनका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो क्या P22 की प्रोबेबिलिटी 1 है? तो आप कहोगे हाँ। तो P22 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। तो इसका मतलब ये जो क्लास है ये आपका क्लास कैसा आ जाएगा? इस क्लास को हम लोग बोलेंगे कि ये एक क्लोज क्लास है, ठीक है। तो ये आपका क्लास कैसा आ गया? क्लोज क्लास आ गया। अब अगर मैं 3 वाला ले लूं, क्या 3 आपका क्लोज क्लास है? तो चेक कर लेते हैं। इसका मतलब यहां पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है,
तो P33, अगर देखो दो एलिमेंट होंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। P33 है तो P33 क्या आपका, अरे ये तो P33 आपका चेक करना, तो P33 क्या आपका 1 है, तो देखो ये सिर्फ क्या आ रहा है आपका हाफ आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, ये क्लोज नहीं है। ऐसे ये चेक कर लेंगे हम लोग 1 के लिए, तो क्या P11 आपका 1 आ रहा, नहीं तो ये भी आपका क्लोज नहीं है, तो क्लोज आपका सिर्फ कौन सा आ गया, ये C2 क्लोज आएगा। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 0 0 1/4 1/4 1/4 1/4 0 0 0 1। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक क्लास दे दिया, ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए लेते हैं। ये मान लो 1 2 3 मैंने कहा कि चेक करो कि क्या ये जो मैंने क्लास लिया है, ठीक है, ये क्लोज है या नहीं। तो आप क्या करोगे, देखो इसके पहले तो सिर्फ सिंगल था तो अलग बात थी, अगर 1 2 मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, कितने पॉसिबिलिटी बनेंगे अगर मैं 1 को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो 1 के साथ, फिर उसके बाद 1 का 2 के साथ, ऐसे इसके बाद 2 का 1 के साथ और 2 का 2 के साथ, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब P11 कहां है मेरे पास, ये ठीक है 1, और P12 क्या है, तो हाफ प्लस हाफ कितना आ गया 1। ऐसे P21 और P22 चेक करना, तो P21 P22 ये भी कितना आ गया 1। तो इस क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक क्लोज क्लास है। आई होप अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लोज किसको बोलते हैं, जो भी क्लास में आपको दिया जितने पॉसिबल प्रोबेबिलिटी बनेगी, P11 P12 ऐसे P2 का 1 के साथ P2 का 2 के साथ, अगर ये 1 आ जाता है तो ऐसे क्लास को कहा जाता है कि वो एक क्लोज क्लास है। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट इरिड्यूसिबल चेन। इरिड्यूसिबल चेन किसको कहा जाता है, ये एक्चुअल में किसी मार्को चेन के बारे में बात करता है। देखो क्लोज किसी क्लास का होता है, हमने एक्सेसिबिलिटी पढ़ी थी, ये किसी स्टेट का होता है IJ। हमने कम्युनिकेटिंग पढ़ा, तो इसमें कोई दो एलिमेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ये स्टेट की बात कर रहे हैं। इसके बाद मैंने बात की क्लोज की, तो क्लोज कोई क्लास क्या होता है, उसमें स्टेट होते हैं, ठीक है, तो क्लास आपका क्लोज होता है। अब जो हम लोग इरिड्यूसिबल की बात कर रहे हैं, तो इरिड्यूसिबल हम पूरे चेन की बात करते हैं, ठीक है। मार्को चेन आपका इरिड्यूसिबल है क्या, तो किसी भी मार्को चेन को अगर आपको इरिड्यूसिबल बताना है तो जितने भी स्टेट होंगे, कोई भी स्टेट ले लो, ये हर एक के साथ कम्यूट करना चाहिए। इरिड्यूसिबल चेन का मतलब होता है अ मैट्रिक्स चेन इज सेड टू बी इरिड्यूसिबल इफ एवरी स्टेट, जो जितने भी स्टेट होंगे वो आपस में क्या होंगे, कम्युनिकेटिंग होंगे। ये मैंने कोई भी रैंडमली सिलेक्ट किया है तो ये आई हर एक के साथ होगा, या फिर कोई भी एलिमेंट आप उठाओ स्टेट का, वो आपस में कम्युनिकेट होंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं, फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू एस, जो उसका क्लास आएगा वो पूरा ऐसा आएगा, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट आ गए, तो हर एक आई के लिए वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि एक बार क्लास के अंदर, जैसे मैंने कहा कि C(1) के अंदर अगर 1 और 2 आ रहा तो आपको 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, वो 2 का भी क्लास सेम आएगा। तो अगर सारे एलिमेंट आ गए, उसका मतलब हर एक एलिमेंट का क्लास भी क्या आएगा, ऐसा आएगा। तो ऐसे मार्को चेन को हम लोग कहते हैं कि वो एक इरिड्यूसिबल मार्को चेन है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो एक रिड्यूसिबल मार्को चेन है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो इसके पहले वाला एग्जांपल लिया था वहां से हम लोग चेक करते हैं कि वो इरिड्यूसिबल है या नहीं। 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 0 0 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है, 0 0 0 1। इसे चेक करना है कि ये इरिड्यूसिबल है या नहीं। सबसे पहले इसका क्या बना लेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ, 1 2 3 4, और ये जितना जल्दी बना लोगे उतना अच्छा है। 1 से 1 पे जा रहे हैं, 2 से 2 पे भी जा रहा है, 3 से 3 पे भी जा रहा है, और 4 से 4 पे भी जा रहा है। 1 से 2 पे भी जा सकता हूं, 2 से 1 पे भी जा सकता हूं,
3 से हर जगह जा सकते हैं, 3 से 1 पे भी जाया जा सकता है, 3 से 4 पे भी जा सकते हैं, 3 से 2 पे भी जा सकते हैं। 4 से सिर्फ एक ही बन रहा है। सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, 1 का क्लास। 1 का क्लास मतलब 1 के साथ कितने कितने कम्यूट कर रहे हैं। एक 1 तो आएगा ही, 1 से 2 पे भी जा सकता हूँ, 2 से 1 पे भी जा सकता हूँ। इसके कम्युनिटिंग क्लास में 2 भी आ गया, ठीक है। क्या मैं 1 से 3 पे तो जा सकता हूँ, बट 3 से 1 पे नहीं आ सकता। क्यों? 1 से 3 पे चलेगा, 3 से यहां, लेकिन 4 से 2 नहीं, ब्रेक हो गया। क्या मैं 1 से 4 पे जा सकता हूं? देखो 1 से 4 पे ही नहीं जा सकता हूं, तो ये भी कम्युनिकेटिंग, तो ये एक क्लास बनेगा। तो यही किसकी क्लास आ जाएगी, ये 1 का भी क्लास हो जाएगा, ठीक है। तो C ऑफ 1 और C ऑफ 2। अब 3 का निकालते हैं, ठीक है। 3 के साथ 3 तो आएगा ही। क्या 4 कम्युनिकेट कर रहा है इसके साथ? देखो मैं 3 से 4 पे चले गया, लेकिन 4 पे 3 से नहीं आ सकता। यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, बट यहां से यहां आने का रास्ता नहीं। तो इसका मतलब ये सिर्फ कौन से आएंगे, 3। तो बचा क्या, सिर्फ 4। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 4। तो कितने क्लास बन गए मेरे पास, 1 2, एक 3 और एक 4, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ये एक क्लास, ये एक क्लास, ये 1 2 का क्लास, ये 3 का क्लास, 4 का क्लास। हमने क्या डेफिनेशन देखा था, इररिड्यूसिबल का डेफिनेशन क्या था कि हर एक एलिमेंट का जो क्लास निकालोगे वो एस के इक्वल आना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 के इक्वल आना चाहिए। तो इस क्लास को हम लोग इररिड्यूसिबल नहीं बोलेंगे। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे हम लोग साइक्लिक ग्रुप के अंदर जनरेटर वगैरह पढ़ते हैं, सिंपल वैसे ही समझ लो कि उस क्लास के अंदर उतने ही एलिमेंट आने चाहिए जितने की आपके स्टेट के पास हो। स्टेट स्पेस क्लास कितने, 4, बट हमें कितना मिला, कोई भी स्टेट ले रहा हूं उसके क्लास में सिर्फ 2 ही एलिमेंट, मैक्सिमम 2 एलिमेंट आ रहे हैं। तो इररिड्यूसिबल तब होगा जब चारों एलिमेंट हो जाएंगे। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि वो एक सिंगल एलिमेंट पूरे स्टेट स्पेस को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा रिड्यूसिबल आ गया। हालांकि अगर इररिड्यूसिबल होते हैं तो आगे चल के प्रॉपर्टी काफी अच्छी आती है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इररिड्यूसिबल क्या होता है। इररिड्यूसिबल का मतलब सिंपल, आप डायरेक्टेड ग्राफ से भी निकाल सकते हो कि जब हर एक एलिमेंट, मतलब स्टेट के जितने भी एलिमेंट है या फिर जितने भी स्टेट है, अगर वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो एक इररिड्यूसिबल मार्को चेन है। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का क्लास अगर पूरे स्टेट स्पेस के इक्वल आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो मार्को चेन हमारा क्या है, मार्को चेन की बात कर रहा हूं, ये किसी स्टेट की या किसी क्लास की बात नहीं करता। वो जो मार्को चेन आपको जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है या फिर जो डायरेक्टेड ग्राफ है वो आपका मार्को चेन हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है। एक तो आपको इररिड्यूसिबल से भरपूर क्वेश्चन मिलेंगे, दूसरा आपको पीरियड से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। पीरियड किसी स्टेट का होता है, ठीक है। किसी स्टेट का पीरियड फाइंड आउट करते हैं और फिर बोलते हैं कि मार्को चेन आपका अपीरियोडिक है या पीरियोडिक है। यहां पे 2 डेफिनेशन देखना है हमें, पीरियोडिक और एक अपीरियोडिक। तो डेफिनेशन अपीरियोडिक के लिए है, अगर अपीरियोडिक नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट वो पीरियोडिक हो जाता है, ठीक है। अब किसी स्टेट का आपको क्या निकालना है, पीरियड निकालना है। इसे डिनोट किया जाता है लैम्बडा ऑफ आई से या फिर सिंपल डी ऑफ आई से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जीसीडी निकालते हैं। किसका जीसीडी निकालेंगे, उस सारे एन का। आप क्या करो, नेचुरल नंबर का जीसीडी निकालो। कौन से नेचुरल नंबर, जिसपे डी आई की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब आई से आई पे जाने के रास्ते होने चाहिए। अगर मैं एक स्टेप पे जा पा रहा हूं तो ठीक है, 2 स्टेप में जा रहा हूं तो ठीक है, 3 स्टेप में जा रहा हूं तो ठीक है। तो जितने स्टेप में जाने की पॉसिबिलिटी है अब उन सब का क्या निकाल लोगे, जीसीडी निकाल लोगे। उसे कहा जाता है कि इस स्टेट का पीरियड है, ठीक है। अब आगे हम लोग डेफिनेशन देखेंगे अपीरियोडिक और पीरियडिक। इसका एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स ले ली 0 1 1 0, तो डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। तो मान लो ये स्टेट मेरा 1 2 है, एक स्टेट 1 और एक स्टेट 2। 0 से 0 पे जाने के रास्ते तो नहीं है, अरे 1 से 1 पे जाने के रास्ते नहीं है, लेकिन 1 से 2 जाने के, 2 से 1 पे जाने के रास्ते है, लेकिन 2 से 2 पे जाने के रास्ते नहीं। मुझे क्या निकालना है, 1 और 2 का पीरियड निकालना है। स्टेट में मेरे कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 और 2। इस स्टेट का मुझे क्या निकालना है, ये जो 1 2 है ना, मुझे इसका
यानी पीरियड निकालना। तो लैम्बडा 1 इसका पीरियड क्या होता है, जीसीडी ऑफ 1 से 1 पे आना है चाहे जैसे हो। क्या मैं एक स्टेप में आ सकता हूं? नहीं, तो यहां पे 1 तो नहीं आएगा। क्या मैं 2 स्टेप में आ सकता हूं? हाँ, मैं 1 से 2 स्टेप में गया 2। क्या मैं 3 स्टेप में आ सकता हूं? 1 स्टेप 2 स्टेप। लूप होता तो शायद मैं 3 स्टेप में आ सकता, बट 3 स्टेप में नहीं आ पा रहा। इसका मतलब क्या है, फिर से मुझे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, ऐसे 1 स्टेप 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब इसका जीसीडी क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो 1 का जीसीडी 2 है। ऐसे ही अगर मैं 2 का भी जीसीडी निकालूंगा तो वो 2 आएगा। पहले मैं क्या करूंगा, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से 2 स्टेप में, फिर 3 स्टेप 4 स्टेप। तो इसका मतलब इसका जीसीडी क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया आपका पीरियड हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट याद रखना, कभी भी किसी भी स्टेट का अगर आपको पीरियड निकालना, अगर उसके पास सेल्फ लूप आ जाए ना, मतलब डायगोनल अगर नॉन जीरो है, इसका मतलब सेल्फ लूप है। डायगोनल नॉन जीरो का मतलब क्या होता है, सेल्फ लूप। तो सीधे सीधे कह दो उसका जो जीसीडी आएगा वो हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले स्टेप में ही क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो 1 तो उसमें रहेगा ही। और 1 का किसी भी एलिमेंट के साथ जीसीडी निकालो, उसका जीसीडी क्या आएगा, 1 आएगा। तो देयरफॉर एक डायरेक्ट पॉइंट याद रखना है, अगर कोई भी ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिया हो, जैसे अगर मान लो आपको कोई ट्रांजिशन मैट्रिक्स दे दे 1/2 1/2 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है, आपको ये क्या दे दिया गया, एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स की बना। अब आपको कोई पूछे कि चेक करो इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकाल लो, अरे इसके हर एक एलिमेंट का क्या निकालना है आपको, पीरियड निकालना। तो आप कहोगे देखो ये भी नॉन जीरो ये भी नॉन जीरो, सीधे कह दोगे चाहे मैं 1 का निकालूं 2 का निकालूं 3 का निकालूं, सबका पीरियड क्या आएगा, 1। क्योंकि 1 तो सब में आएगा, क्योंकि जब मैं जीसीडी निकालूंगा तो ये पहले ही स्टेप में फर्स्ट इसका सेल्फ लूप में ही 1 आ रहा है। ऐसे सेकेंड में भी 2 आ जाएगा, थर्ड सेकेंड में भी 1, थर्ड में भी 1। पहले स्टेप में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, नॉन जीरो आ रही है। तो इसका मतलब उसका पीरियड हमेशा 1 आ जाएगा किसी भी स्टेट का। ठीक है, अगर कोई भी आपको स्टेट दिया गया और आपने उसका क्या निकाला, पीरियड निकाला, अगर वो 1 आ जाता है हर एक स्टेट के लिए, तो फिर उस मार्को चेन को हम कहते हैं वो अपीरियोडिक है। तो आपको अपीरियोडिक चेक करना है, तो आप जितने भी स्टेट है हर स्टेट का क्या निकालो, पीरियड निकालो। अगर वो 1 आ गया तो अपीरियोडिक, अदरवाइज पीरियोडिक। क्लियर है? तो किसी भी मार्को चेन को अपीरियोडिक तब कहा जाता है आप जब स्टेट स्पेस का कोई भी स्टेट निकालो, हर एक स्टेट का अगर पीरियड 1 आता है तो हम लोग कहते हैं कि वो मार्को चेन आपका अपीरियोडिक है, अदरवाइज पीरियोडिक है। अगर एक भी ऐसा स्टेट मिल गया जिसका मान लो देयर एग्जिस्ट आई सच दैट लैम्बडा आई इज नॉट इज इक्वल टू 1, तो आप सीधे सीधे कह दोगे वो आपका पीरियोडिक हो जाएगा। तो अपीरियोडिक के लिए हर एक स्टेट का जो पीरियड है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आता है एक फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। इस चीज को ध्यान से समझो, यानी कि पहले ही बार में, ये स्टेप नहीं है, फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। इसका नोटेशन किस तरीके से देखो, एफ जे के एम, यानी कि ये तो आपको पता ही है किसी स्टेप में आपको कहां तक आना, के कब, जब आपको जे गिवन हो। ठीक है, इनिशियल स्टेज आपको जे गिवन है। और दूसरी बात, यहां तक आने के लिए कम से कम आपको एम स्टेप लग रहे हैं। इसका मतलब कभी भी आप इस जे के पे नहीं आ सकते अगर आपका कोई पी लेस देन एम है। मतलब इस के पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम एम स्टेप तो ले लेंगे। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी। मतलब आई से जे स्टेप में जाने के लिए आपसे अब सबसे पहले कितने स्टेप में पहुंच रही है मैटर नहीं करता, जितने स्टेप में भी आप पहुंच रहे हो वो स्टेप आपका सबसे कम होना चाहिए।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं, जैसे मैंने 1 2 3 ले लिया, ठीक है। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल से समझो। फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जैसे मुझे ये निकालना है F2i F21, तो 2 पे पहुंचने के लिए क्या आप एक स्टेप पे पहुंच सकते हो? नहीं। क्या आप 2 स्टेप में ही पहुंच सकते हो? देखो ये एक स्टेप यहां से यहां गया, फिर यहां से 2 स्टेप में। मैं वैसे तो 3 स्टेप में ही पहुंच सकता हूं, लेकिन ये m वो है कि 2 तक पहुंचने के लिए आपको सबसे कम स्टेप कितना है, क्योंकि मैं k तक तो पहुंच रहा हूं, बट ये सबसे मिनिमम स्टेप है कि अगर आपका ये xp कभी भी k के इक्वल नहीं आना चाहिए अगर ये p आपका m से छोटा है, इस m से छोटा है। मतलब जैसे आपका ये आप 1 स्टेप में नहीं आ सकते 2, लेकिन अगर मैं यहां पे इसको 3 बोल दूं तो 3 तो नहीं हो सकता, ये फर्स्ट विजिट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट विजिट क्या है मेरा 2 स्टेप है। ये जो 3 स्टेप पे पहुंच रहा हूं ना वो सेकेंड विजिट आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी किसको कहा जाता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका अगर स्टार्टिंग पॉइंट आई है और आपको जाना कहां है, जे में, कितने स्टेप में, m स्टेप में, तो उस तक पहुंचने के लिए आप उससे कम स्टेप में कभी नहीं पहुंच सकते। आपको i स्टेप में आना है, i से i तक। अगर ये आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, i से i आने तक जितने भी स्टेप लगेंगे, ठीक है, उन सब का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर दो। इस तरीके से आप लोग ये निकाल। तो इसका यूज हम लोग देखेंगे जब हम लोग रिकरेंट और ट्रांजिएंट स्टेट पढ़ते हैं। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो। इसका एग्जांपल के थ्रू अभी बता दूंगा, उसके पहले 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक डेफिनेशन है हमारे पास रिकरेंट और एक है हमारे पास ट्रांजिएंट। देखो रिकरेंट स्टेट का मतलब क्या होता है, सिंपल समझो, मैं डेफिनेशन से ही बताता हूं, पहले ग्राफ से समझ लो। रिकरेंट एक्चुअल में क्या कहता है, थोड़ा इस बात को ध्यान देना। रिकरेंट स्टेट ये कहता है कि अगर आप यहां से निकलो, ठीक है, तो आप 1 पे आ भी सको, जरूरी नहीं 2 पे। अब 1 से अगर यहां से कोई एक ग्राफ जा रही है तो आपको यहां पे आने का भी रास्ता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक ये ले लिया, ठीक है। क्या ये 1 रिकरेंट है? तो आप क्या चेक करोगे, क्या मैं 1 से कहीं बाहर जा रहा हूं, नहीं जा रहा हूं, बाय डिफॉल्ट ये रिकरेंट आ गया। रिकरेंट का मतलब है कि मैं जब घर से बाहर निकल रहा हूं तो घर पे आने के रास्ते होने चाहिए, लेकिन जब मैं घर के अंदर ही बैठूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकरेंट हूं, ठीक है। तो आपको रिकरेंट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। जो रिकरेंट नहीं है वो ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट क्या कहता है, ग्राफ से समझोगे, जहां से जाने के तो रास्ते हैं, बट कहते हैं ना एक बार घर से बाहर निकल गया तो तेरे आने के सारे रास्ते बंद हो गए। अगर इस घर को अगर पार कर लिए तो यहां पे आने वाला रास्ता नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिएंट, ठीक है। तो आई होप ये आपको ग्राफ से समझ में आ गया होगा कि रिकरेंट और ट्रांजिएंट क्या होता है। रिकरेंट क्या कहता है, अगर आप निकल गए तो फिर ये सोच लो निकलने से पहले उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब आप किसी ना किसी रास्ते से आ सको। मैं जो इनवर्स में आपको मैथ्स के अंदर पढ़ाता हूं उसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। इनवर्स तो यही कहता है ना कि अगर आप किसी दूसरे फेस में जा रहे हो तो आपको उस फेस में आने का रिटर्न आने वाला रास्ता ही पता होना चाहिए कि यहां से यहां तो जा रहे हैं, बट यहां से यहां जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनवर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो आपको जिस फेस में हो, जहां पे हो, वहां के लिए चाहिए। आप उस चीज को इजी बनाने के लिए आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप यहां लौट के नहीं आ पाए तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ताकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट बनना चाहिए। तो ऐसे यहां पे भी समझ लो कि रिकरेंट ये कहता है कि अगर यहां से निकलो तो कहीं से भी आओ, किधर से आओ डजेंट मैटर, बट यहां आओ। ट्रांजिएंट क्या कहता है, एक बार निकल गए तो फिर रिटर्न नहीं आ सकते, आने के सारे रास्ते बंद, तो उसको कहा जाता है ट्रांजिएंट। या फिर F(i) अगर 1 है तो उसे कहा जाएगा रिकरेंट, ठीक है, स्टेट।
अगर आपका एफ आई आई लेस देन 1 है तो उसे कहा जाएगा ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, तो या तो आप डेफिनेशन समझ लो, तो इसको फाइंड आउट करके देख लो कैलकुलेट करके, या फिर आप डायरेक्टेड ग्राफ बन के डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा, वो ज्यादा सिंपल होगा। ठीक है, पहले मैं ये एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। तो रिकरेंट का मतलब ही होता है कि उस स्टेट में आना आपका श्योर है, कंफर्म है। अब थोड़ा ध्यान दो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1/2 0 4/5 0 1/5 0 0 1 0 1 0 0, ये आपका सपोज 3/10 4/10 0 और 3/10। ठीक है, ये मान लो मैंने एक ले लिया, या फिर ऐसा पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब देखो मेरे पास कितने स्टेट है यहाँ पे 1 2 3 4। क्या मैं देखो पहले ये डायगोनल वाले निकाल लेते। सेल्फ लूप सिर्फ 4 के पास है और एक तो 1 के पास है। मैं 1 से सिर्फ 3 पे जा सकता हूं। 2 से मैं कहा जा सकता हूं? सिर्फ 3 पे जा सकता हूं। मैं 3 से कहा जा सकता हूं? सिर्फ 1 पे जा सकता हूं। 4 से मैं कहा जा सकता हूं? 3 को छोड़ के हर जगह जा सकता हूं, मतलब 1 पे भी जा सकता हूं, 2 पे भी जा सकता हूं और खुद पे भी जा सकता हूं। ये मेरे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। अब मुझे चेक करना इसमें से कि 0 1 2 3 में से कौन सा ट्रांजिएंट है और कौन सा इसमें से ट्रांजिएंट और दूसरा क्या है ट्रांजिएंट रिकरेंट। ठीक है, रिकरेंट मतलब ये पहले देखो, पहले तो ये चेक कर लो कि कहीं बाहर जाने का रास्ता है क्या। अगर किसी भी स्टेट के पास बाहर जाने के रास्ते नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, ट्रांजिएंट हो जाता है। जैसे देखो 0 से मैं यहां से बाहर जा रहा हूं तो फिर चेक करना पड़ेगा। 2 से मैं यहां जा रहा हूं, हो सकता है चेक करना पड़ेगा। 3 से मैं बाहर जा रहा हूं, 4 से ही बाहर जा रहा हूं, मतलब हर एक के पास चेक करना पड़ेगा कि रिकरेंट है या नहीं। बाय डिफॉल्ट कोई नहीं हो रहा है। मैं 1 से बाहर तो चले गया, क्या मैं 1 से यहां चले, क्या मैं रिटर्न आ सकता हूं? हाँ आ सकता हूं। मैं यहां से जाऊंगा, यहां से चले आऊंगा। 2 पे मैं यहां तो जा रहा हूं, क्या मैं यहां आ सकता हूं, रिटर्न आ सकता हूं? देखो मैं 2 मुझे यहां पे रिटर्न आना, मैं 2 से 3 चले गया, 3 से यहां से भी नहीं आ सकता, यहां से भी नहीं आ सकता। इसका मतलब 2 जो आपका है तो 2 आपका कैसा हो जाएगा, ट्रांजिएंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं 2 से निकल तो गया लेकिन 2 से आने के रास्ते नहीं है। एक बंदा घर से निकल गया, यहां पे आ गया, बट उसे ये नहीं पता था, वो सिर्फ उसने क्या देखा कि मैं यहां से निकल रहा हूं, एक रास्ता यहां, जैसे 2 है, एक रास्ता यहां से निकल, एक रास्ता यहां से। उसको यहां के बारे में कुछ पता नहीं था, वो यहां से यहां आ गया, वो सोचा वो घर पे रिटर्न आ जाएगा। बट जैसे वो यहां आया उसे पता चला मैं यहां से यहां चले जाता हूं लेकिन यहां पे रास्ता नहीं है। वो यहां से यहां है बट यहां से यहां जाने का रास्ता नहीं। इसका मतलब वो यहीं फंस गया, अब वो यहां रिटर्न नहीं आ सकता। रिकरेंट कहता है आपके पास रिटर्न आने के रास्ते हो, आप यहां से निकलो बट आने के रास्ते हमेशा खोल के रखना। बट उसने ये बंद किया, यहां से भी बंद हो गया, यहां से ही बंद हो गया। इसका मतलब ये ट्रांजिएंट हो गया। 1 ट्रांजिएंट है या देखो 1 तो आने, 1 तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोगों ने चेक करा रिकरेंट है, आने के रास्ते हैं। 3 मैं 3 से निकल रहा हूं तो मैं आने का रास्ता रख रहा हूं और कहीं मैं जा ही नहीं रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी क्या आ गया, आपका रिकरेंट आ गया। क्या 4 आपका रिकरेंट है? देखो मैं यहां से 2 पे जा रहा हूं, क्या मैं 4 पे कहीं से आ सकता हूं? इसमें आने के कोई रास्ते ही नहीं, तो इसका मतलब 4 भी क्या आ जाएगा, आपका ट्रांजिएंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो 2 और 4 आपका ट्रांजिएंट है और 1 और 3 आपका रिकरेंट है। एक तो आप डायरेक्ट इससे समझ में आ गए। अगर आपको फर्स्ट विजिट प्रोबेबिलिटी का यूज करना है तो आप कैसे करोगे, ध्यान दो। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं F11। F11 क्या आना चाहिए, 1। इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ Fii कितने स्टेप में जाना, m स्टेप में, वेयर m इज गोइंग फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, चलो मेरे पास 1 से 1 पे आने के रास्ते कहां कहां तक है, ध्यान दो।
मैं एक तो फर्स्ट लूप में आ सकता हूं, तो एक लूप में आने के कितने आ जाएंगे 4/5 प्लस 2 स्टेप में आने के, एक तो मैं 1 से 3 पे जा सकता हूं, तो 1 से 3 पे जाने के कितने हैं 1/5, और फिर उसके बाद 3 से 1 आने के रास्ते कितने हैं, तो इसका मतलब ये आ गया 4/5 और ये आ गया आपका 1/5, तो 5/5 यानी कि 1, तो इसका मतलब ये आपका कैसे आ जाएगा, रिकरेंट आ जाएगा। ऐसे आप क्या चेक कर सकते हो, सॉरी हम लोग 1 का चेक किया ना, ये रिकरेंट आ गया, ऐसे 3 का चेक कर सकते हो। एक 2 का ट्रांजिएंट वाला चेक कर लेते हैं। तो पहले मैं 2 का जब चेक कर रहा हूं तो F22 मतलब समेशन F22 m इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या मैं 2 पे एक स्टेप में आ सकता हूं, नहीं, तो एक स्टेप में नहीं आ सकता हूं, तो मतलब कितना आ जाएगा 0। क्या मैं 2 स्टेप में आ सकता हूं, नहीं, 0। क्या मैं 3 स्टेप में आ सकता हूं, नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, यानी कि लेस देन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी आपका ट्रांजिएंट हो गया। जब भी लेस देन 1 आएगा ट्रांजिएंट। तो आप दोनों डेफिनेशन से निकाल सकते हो, बट डायरेक्टेड ग्राफ से काफी सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांजिएंट का डेफिनेशन हो गया, और आपने ट्रांजिएंट का भी डेफिनेशन हम लोग देख लिया और रिकरेंट का भी डेफिनेशन देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहां पे आपको पता होना चाहिए कि अगर मान लो जैसे कोई मार्को चेन अगर आपका इरिड्यूसिबल है, अगर कोई मार्को चेन आपका इरिड्यूसिबल है, तो पता है कि उसके अंदर सारे एलिमेंट क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट मतलब यहां से यहां जा रहा हूं तो यहां से यहां आने के रास्ते तो पक्के होंगे, श्योर होंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ सब कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर कोई भी फाइनाइट इरिड्यूसिबल चेन है तो जितने भी स्टेट्स है वो रिकरेंट होते हैं, और वो भी पॉजिटिव रिकरेंट, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी। अगर आई मतलब आई से जे जाने के रास्ते, मतलब जैसे आई अगर रिकरेंट है तो आपका जे भी रिकरेंट होगा, आई अगर आपका ट्रांजिएंट है तो जे भी आपका ट्रांजिएंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी दो एलिमेंट ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि इरिड्यूसिबल है तो आई जे के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो आई ट्रांजिएंट है तो जे ट्रांजिएंट, आई रिकरेंट है तो आपका जे रिकरेंट होगा। और कोई भी अगर एक फाइनाइट मार्को चेन है तो उसके कभी भी सारे स्टेट कभी भी ट्रांजिएंट नहीं हो सकते। तो ये 4 प्रॉपर्टी याद रखना। क्या, अगर कोई फाइनाइट मार्को चेन है तो उसके सारे ट्रांजिएंट कभी भी सारे स्टेट ट्रांजिएंट नहीं हो सकते। अगर कोई फाइनाइट इरिड्यूसिबल चेन है तो उसके सारे स्टेट्स कैसे होंगे, रिकरेंट होंगे। और अगर कोई भी दो एलिमेंट कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब किसी एक क्लास के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो वो हमेशा आई अगर रिकरेंट है तो जे भी रिकरेंट होगा, आई अगर ट्रांजिएंट है तो जे भी, मतलब किसी क्लास के अंदर कोई एक एलिमेंट अगर रिकरेंट है तो सारे रिकरेंट आ जाएंगे, अगर ट्रांजिएंट है तो सारे ट्रांजिएंट आ जाएंगे। ठीक है, अब एक एक्सपेक्टेड निकालते हैं जिसे कहा जाता है मीन रिकरेंस टाइम या फिर रिकरेंस। ठीक है, या इसी को एक्सपेक्टेड रिकरेंस टाइम कहा जाता है। ये सेम उसी तरीके से जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं कि आपको किसी भी स्टेट का मीन निकालना है, तो आप क्या करोगे, n इंटू एफ ऑफ आई आई एन, अगर आई आपका रिकरेंट है। ठीक है, अगर आपका आई ट्रांजिएंट है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे क्या कह दोगे, इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका यूज जो होता है वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, तो इसके लिए इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखते। ऐसे अगर आपका जो यू आई आई है अगर लेस देन इन्फिनिटी है तो हम लोग आई को कहते हैं ये स्टेट जो है वो पॉजिटिव रिकरेंट है। अगर मान लो यू आई इन्फिनिटी आ जाता है तो इसी को हम लोग कहते हैं कि नल रिकरेंट होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आए। तो ये तो हो गया अपना। अब सेकेंड, स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो इरिड्यूसिबल और स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन से ही आते हैं। पहली बात तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन होता क्या है, ध्यान से समझो। मान लो मैंने ना एक कोई भी
जैसे मैंने मतलब एक ये ले लिया, ये है क्या एक्चुअल में समझो, ये समझ लो किसी मैट्रिक्स का एक कॉलम वेक्टर है, ठीक है। इसे आपको कहना है कि ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसका कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन जब आप इनका सम लोगे तो वो 1 आना चाहिए। सेकेंड कंडीशन जितने भी पाई आई वो ग्रेटर देन 0 आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसे हम लोग लिखते हैं पाई इज इक्वल टू पाई पी इन मैट्रिक्स को। ये कैलकुलेट करने का तरीका है। कहने का मतलब क्या है, अब एग्जाम्पल समझते ये समझो। पहले ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि जैसे अगर आपको कोई भी स्टेट दे रहा है या फिर कोई भी वैल्यू आपको इस तरीके से गिवन होता क्या एक्चुअल में, देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी, कोई भी मैट्रिक्स दे दी इन जनरल, यहां पे कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। एक मैंने आपको 3x3 मैट्रिक्स है, मैंने मान लो आपको वेक्टर दे दिया, तो ये मेरे पास पाई आ गया। तो मैं क्या करूंगा, पाई 1 पाई 2 पाई 3, ये किसके इक्वल आता है, पाई इज इक्वल टू पाई पी। तो मतलब पाई 1 पाई 2 पाई 3। अब ये पूरे मैट्रिक्स निकालो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, अब इसकी वैल्यू निकाल लो, अब इसको सॉल्व करो, इसको वैल्यू निकाल लो, अब इसकी वैल्यू निकाल लो। तो इस तरीके से ये फाइंड आउट करने का तरीका है। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो इसका भरपूर यूज करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोग फाइंड आउट करने वाले। जब हम लोग लिमिट प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इस केस में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जस्ट आपको समझना है, यहां पे आपको सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है, इस पे इस कंडीशन का भी यूज होता है। ये तो यहां से कुछ इक्वेशन बनेंगे और एक इक्वेशन आपका कि अगर ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये जब सम आएगा इनका, ये आपका 1 आएगा, ठीक है। अब आते हैं लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी में, क्योंकि लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत भरपूर क्वेश्चन आपको इसके मिलेंगे। प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी होता क्या, जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव पी आई जे एन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाता है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका i है और आपको कहां जाना है, j पे जाना है। कमिंग टू j कितने स्टेप में, n स्टेप में, वेयर n टेंस टू इंफिनिटी। अगर आपका j ट्रांजिएंट है तब तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप क्या कह दोगे कि इसका जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है 0। तो जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दिया हो आप उसका डायरेक्टेड ग्राफ निकालो, और किसी भी स्टेट अगर जे आपका क्या है, ट्रांजिएंट है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे क्या कह दोगे, लिमिटिंग आपका 0। लेकिन दिक्कत कब आती है, जब आई आपका रिकरेंट हो, ठीक है। तो आई अगर रिकरेंट है और उसका जो पीरियड है 1, तो आप सीधे सीधे क्या निकालोगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव पी आई आई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू आई, ठीक है। अगर आई ट्रांजिएंट है तो सीधे सीधे इंफिनिटी बोलो 0 आ जाएगा लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आपका ये आई रिकरेंट है और हर एक का जो आई है उनका पीरियड 1 है, तो आपका लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जो डायरेक्ट एक्सपेक्टेड मीन है। और अगर आई नल रिकरेंट हो गया तो सीधी सी बात है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब सुनो, इंपॉर्टेंट क्या है वो सुनो। अब यहां से कुछ प्रॉपर्टी आती है, ये आखिरी है, इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो आपका जो मार्को चेन है वो इरिड्यूसिबल है, पहले चेक कर लो, अपीरियोडिक है, ठीक है, अपीरियोडिक है और प्लस सब पॉजिटिव रिकरेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपसे कोई लिमिटिंग वैल्यू पूछे
ठीक है। अब सीधे सीधे ये हमारे पास क्या होता है यूजे, और ये इक्वल आ जाता है पाई जे, यानी कि ये आई पे इंडिपेंडेंट आ जाता है। जो प्रोबेबिलिटी, जो लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है वो आपका आई पे इंडिपेंडेंट होता है। वो सीधे सीधे आप क्या निकाल लो, जे का पाई जे, और ये क्या है आपको पता है, ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है। और अगर आपका चेन पीरियोडिक है तो उसकी लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं होती। अब कुछ इंपॉर्टेंट और प्रॉपर्टी समझ लो एक दो, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अगर कोई फाइनाइट इरिड्यूसिबल चेन मैंने ले लिया, ठीक है, फाइनाइट, और एक चीज याद रखना है, अगर कोई भी फाइनाइट मार्को चेन है तो उसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो फाइनाइट इरिड्यूसिबल चेन तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, कि जब कोई भी फाइनाइट चेन हो तो आपके पास हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है। तो उसमें अगर इरिड्यूसिबल हो जाए तो अब आपको या तो वो पीरियोडिक होगा या तो आपका अपीरियोडिक होगा। अगर पीरियोडिक है, इरिड्यूसिबल है, तो हमेशा एक यूनिक क्या आएगी आपके पास, एक यूनिक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर वो अपीरियोडिक, अरे उल्टा बोलती हूं, अगर इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक है तो यूनिक, लेकिन अगर फाइनाइट इरिड्यूसिबल अपीरियोडिक है तो आपके पास इनफाइनाइटली आ जाएगा। ये फाइनाइट के लिए। हाँ, अगर इनफाइनाइट है तो आपके पास तीनों पॉसिबिलिटी है, हो सकता है उसके पास कोई ना हो सकता है उसके पास इनफाइनाइट हो, या हो सकता है आपके पास सिर्फ यूनिक हो। उसमें तीनों केस आ जाते हैं, ठीक है। कभी, और इसके बाद अगर इनफाइनाइट है तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर होगा तो वो यूनिक होगा या तो इनफाइनाइटली मेनी होगी, ठीक है। और अगर यूनिक आ रहा है तो इसका मतलब वो आपका अपीरियोडिक और इरिड्यूसिबल ही है, चाहे वो इनफाइनाइट के केस में हो चाहे फाइनाइट के केस में हो। अगर कोई भी फाइनाइट प्लस रिड्यूसिबल मार्को चेन है, इरिड्यूसिबल के केस में तो आपका वो आ जाता है, लेकिन अगर रिड्यूसिबल है तो इसके पास यूनिक वाला ऑप्शन हट जाता है और वो सिर्फ आपके पास इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक और कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्बिंग मार्को चेन। ये क्या कहता है कि इसके पास कितने भी आ जाए सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये कहता है मेरे पास जो भी आ जाएगा मैं उसको बाहर नहीं भेजता हूं। मतलब समझ रहे, एक घर है, ये एक स्टेट ऐसा है, ये कहता है कि मेरे पास जितने भी आ जाए आ जाओ, मैं किसी को बाहर नहीं निकालूंगा। उसे कहा जाता है एब्जॉर्बिंग मार्को चेन। मार्को चेन इज सेड टू बी एब्जॉर्बिंग इफ इट कंटेनिंग एटलीस्ट वन एब्जॉर्बिंग स्टेट। तो किसी मार्को चेन को एब्जॉर्बिंग कब कहेंगे, जब उसके पास कम से कम एटलीस्ट एक एब्जॉर्बिंग स्टेट होगा। सिंपल क्या करना है पता है, अगर पी आई आई आपका 1 हो, पी आई जे 0 हो, जब आई इज नॉट इज इक्वल टू 0। आप मैट्रिक्स में देख लो, अगर ये 1 हो मतलब डायगोनल पे तो 1 हो और बाकी केस में 0 हो, तो फिर आप समझ सकते हो वो एब्जॉर्बिंग स्टेट, ठीक है। अब हम लोग, हमारे सारे थ्योरी पार्ट हो गए, अब हम लोग एक एक करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जितना मैंने थ्योरी बताया है अब उन्हीं का हम लोग यूज करने वाले हैं और उन्हीं के थ्योरी के बेसिस पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है ये, कि पी आई जे वेयर आई जे इज बिटवीन 1 to 5, ठीक है। एक मैट्रिक्स आपको प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स की बना है, पहले मैं लिख लेता हूं 12 0 0 0 1/2 0 1 0 0 0, उसके बाद 0 1 0 0 0, फिर उसके बाद 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 और उसके बाद 1/3 और यहाँ पे 2/3, बाकी सब 0 0 0, ठीक है। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 and 3 आर एब्जॉर्बिंग,
बी ऑप्शन कह रहा है कि जो स्टेट 3 है इज रिकरेंट। सी जो है कह रहा है कि 1 and 5 फॉर्म अ रिकरेंट स्टेट। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि जो आपका 4 है वो ट्रांजिएंट है। सबसे पहले जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दी हो सीधे सीधे डायरेक्टेड ग्राफ निकाल लो उसका, ठीक है। 1 2 3। एक काम करो, इसमें कौन किसके पास नहीं जा रहा है, चलो ठीक है बना लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 1 1 पे जा रहा है, 1 किस पे जा रहा है, ऐसे मत बनाओ, 3 4 5। 1 1 पे गया और 1 किसके पास जा रहा है, 5 के पास जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और किसके किसके पास जा रहा है, 1 देखो 1 का 5 के साथ हो गया, तो अब एक काम करो लगे हाथ 5 का भी चेक कर दो। 5 किस पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, और 5 किस पे जा रहा है, खुद 5 5 पे जा रहा है, ठीक है। और 5 पे जा रहा है ऐसा कोई है तो हाँ 4 है। 4 जो है वो सब पे जा रहा है, 4 3 पे भी जा रहा है, 4 5 पे भी जा रहा है, 4 2 पे भी जा रहा है, 4 1 पे भी जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा जो 2 है वो सिर्फ 2 पे जा रहा है, 3 जो है ये सिर्फ 2 पे जा रहा है, 4 सब पे जा रहा है, 5 जो है वो सिर्फ एक तो 1 पे और एक तो खुद पे जा रहा है। ये मेरा ट्रांजेंट है, इसको आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। कह रहे हैं कि 2 and 3 एब्जॉर्बिंग है। एब्जॉर्बिंग का डेफिनेशन मैंने क्या कहा था कि डायगोनल पे 1 हो उसके, बाकी सब 0 हो। हाँ तो 2 तो है आपका, 3 नॉन 0, तो सीधे सीधे ऑप्शन कट कर दो। ये तो हो गया इससे। अगर इससे आपको चेक करना है तो एब्जॉर्बिंग का मतलब क्या है, उसके पास जितने भी है वो किसी को रिटर्न नहीं भेजता है। 2 पे देखो, 2 ने किसी को रिटर्न नहीं भेजा, इसके लिए आ गया। 3 इसको रिटर्न भेज दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके पास जितने भी आ गए ना वो किसी को रिटर्न नहीं भेजता। ये एब्जॉर्बिंग ऐसा है कि जितने भी उसको पैसे मिलेंगे जो भी मिलेगा वो रख लेता है, लेकिन कभी किसी को लौटाता नहीं। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। स्टेट 3 इज अ रिकरेंट। रिकरेंट का मतलब क्या होता है, यहां पे देखो रिकरेंट मतलब अगर वहां से आप निकल रहे हो तो आने का रास्ता होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या किया, यहां से यहां चले गया, तो मैं क्या यहां रिटर्न आ सकता हूं, देखो मैं यहां से यहां चले गया, फिर 2 से आने के रास्ते नहीं, यहां मैं आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 3 आपका रिकरेंट भी नहीं है, 3 आपका ट्रांजिएंट हो गया। 4 कह रहा है कि ट्रांजिएंट है, चेक कर लेते हैं। देखो सीधी सी बात है, 4 ट्रांजिएंट का डेफिनेशन उन्होंने क्या देखा था, जो रिकरेंट नहीं है, कि अगर उसके पास कोई आ रहा है तब चेक करो कि वो उसके पास, रुको 4 के पास एक 4 का सेल्फ लूप भी आएगा ना, तो 4 का आपका सेल्फ लूप भी आएगा। तो कह रहा है आपका जो 4 है वो ट्रांजिएंट है। तो एक तो आप ट्रांजिएंट कैसे चेक कर सकते हो, तो एक तो आप उसका F00 करके ये, अरे सॉरी F44 आपका कितना आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए, तब ट्रांजिएंट होगा। तो पहले देखो 1 स्टेप में जा पा रहा हूं मैं 4 से 4 पे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ मिस्टेक है यहाँ पे। चलो चेक कर देते फिर। 4 से 4 जाने पे कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी, 1/5। तो ये एक स्टेप का हो गया। प्लस 2 स्टेप में मैं आ सकता हूं कहीं से भी, देखो 2 स्टेप पे आने के रास्ते नहीं, ना तो 3 स्टेप पे आने के रास्ते, ना ही 4 स्टेप पे, तो यानी कि ये लेस देन 1 आ गया, तो ये आपका ट्रांजिएंट आ जाएगा। क्योंकि F44 क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए, तभी वो आपका क्या हो जाता है, रिकरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ट्रांजिएंट। तो 4 स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग चेक करते हैं 1 और 5 रिकरेंट स्टेट फॉर्म करता है। चलो चेक कर लो 1 और 5 रिकरेंट स्टेट है। ये देखो 1 से मैं 5 पे भी जा सकता हूं, 5 से 1 पे भी जा सकता हूं। तो 1 और 5 दोनों क्या है, रिकरेंट स्टेट है, क्योंकि इसमें 1 से 5 पे भी जाने के रास्ते हैं, 5 से 1 पे भी जाने के रास्ते हैं। अगर मान लो कोई भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो दोनों
आपस में क्या करते हैं, रिकरेंट स्टेट फॉर्म करते हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा सी। ठीक है, तो आपका सी और डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सिंपल डेफिनेशन बेस पे था ये, और ये क्वेश्चन आपका 4.7 था मार्क्स के लिए। सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो मैं आपको सीधे सीधे क्वेश्चन लिख देता हूं, या फिर चलो दिखा देता हूं क्वेश्चन, ध्यान देना। इसमें क्या कह रहा है कि एक मार्को चेन ले लो किसी फाइनाइट स्टेट स्पेस पे। सपोज मान लो कि ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी है, सच दैट कि जो ट्रांसपोज है पी का वो भी एक स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स हो जाता है। मैंने एक चीज बताई थी, याद करो डबली स्टोकेस्टिक में, कि डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स में अगर कोई एक डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स हो तो उस केस में क्या होता है, उसके जितने भी स्टेट है वो रिकरेंट हो जाते हैं। उसका हम यहां पे यूज करेंगे। ठीक है, कंसिडर अ मार्को चेन ऑन अ फाइनाइट स्टेट स्पेस एस। मान लेता हूं उसका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी सच दैट कि उसका ट्रांसपोज भी स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी ट्रू। कह रहा है कि जितने भी स्टेट होंगे इसके वो सेम पीरियड होगा, चेन एडमिट करेगा ज्यादा से ज्यादा एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी स्टेट होंगे वो रिकरेंट होंगे, एटलीस्ट वन स्टेट हैज अ पीरियड वन, कि कम से कम एक स्टेट ऐसा होगा जिसका पीरियड 1 आएगा। ठीक है, चेक करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है कि P आपका एक मान लो ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, और कह रहा है उसका P ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा, एक जो वो भी है स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है, फिर ट्रांजिशन मैट्रिक्स जो भी स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या था कि अगर कोई भी P स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है तो सारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ जो उनके हर एक रो का सम। ठीक है, तो इसमें जो रो का सम आएगा यानी कि J को हम लोग वेरी करेंगे और I हमारा कोई भी होगा, तो उनके हर एक रो का सम क्या होता है 1। अगर उसके ट्रांसपोज भी क्या आ जाएगा, स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स आ जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका जो कॉलम का सम होगा वो भी क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं डबली स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स। तो डब्ल्यू स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स के में जितने भी स्टेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, आपस में रिकरेंट होते हैं। ठीक है, तो बाकी में कह रहा है, बाकी लोग ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे एक में कह रहा है कि जितने भी स्टेट होंगे उनका सेम पीरियड होगा। सेकेंड कह रहा है कि चेन एडमिट्स कर रहा है एटमोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, और डी कह रहा है कि एटलीस्ट एक स्टेट होगा जिसका पीरियड 1 होगा। तो ऑल स्टेट हैव अ सेम पीरियड, द चेन एडमिट्स एटमोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग। पहला स्टेट कह रहा है कि ऑल स्टेट हैव अ सेम पीरियड। सेकेंड कह रहा है चेन एडमिट एटमोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। द चेन एडमिट एटमोस्ट 1 स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। एक बात बताओ, अगर मान लो मैं एक ऐसा स्टेट ले लूं जिसमें कम्युनिकेट ना करता, तो इसका मतलब बी ऑप्शन तो मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इरिड्यूसिबल प्लस अपीरियोडिक होगा तभी हमारे पास क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल रिड्यूसिबल वाला एग्जांपल ले लूं जैसे, और अपीरियोडिक, तो उस केस में क्या आएगा, वो उसके पास सिर्फ एक से ज्यादा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। तो आपका बी ऑप्शन तो इन जनरल करेक्ट नहीं होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि ऑल स्टेट हैव द सेम पीरियड, हर एक स्टेट का सेम पीरियड होगा। तो एक एग्जांपल ले लो, जैसे 0 1 1 और 0, इसका पीरियड निकालो, ये कितना आएगा। ये देखो मैंने इसलिए लिया क्योंकि एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग ये कर चुके हैं कि 1 से 2 पे जाना है, यहां से देखो, यहां से आपको इसका पीरियड याद होगा, खुद से तो जा नहीं रहा है, तो इसका मतलब पहले सबसे पहले कितने स्टेप में जा रही है, 2 स्टेप में, उसके बाद 4। ऐसे अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 2 आएगा। सेकेंड का भी एलसीएम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सेकेंड कह रहा है कि ऑल स्टेट हैव द सेम पीरियड। अच्छा, सेम पीरियड बोला है ना, तो इसमें सेम पीरियड आ रहा है। तो एक काम करो, सेम पीरियड बोला है तो हम लोग क्या एग्जांपल ले सकते हैं, एक और ले लो, 3x3 मैट्रिक्स ले लो। कुछ ऐसा एग्जांपल ले लो जिसमें 1 2 का तो ये जा रहा है, एक 3 खुद पे चले जा रहा है, ये एग्जांपल ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये वाला एग्जांपल ले लोगे, 3 खुद पे जा रहा है और इसका खुद पे जा रहा है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, और इसका जो
जीसीडी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कि हम लोग 1 लेंगे। सेकेंड स्टेप में ये कुछ भी आए यहाँ पे, अगर पहला ही सपोज नॉन जीरो आ रहा है, ये मैंने बताया था कि अगर आपको पीरियड निकालना है, अगर उसके पास सेल्फ लूप है 3 पे जा रहा है, तो आप सीधे सीधे कह दोगे उसका पीरियड 1 आता है। तो बाकी सबका 2 इसका 1, तो आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। कह रहा है कि डी कह रहा है कम से कम एक पीरियड आपके पास जिसका 1 होगा। तो अगर मैं सिंपल ये वाला एग्जांपल ले लूं, 3 को इंक्लूड ना करूं, तो आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नवंबर 26 नवंबर 2020। आपको पता है 2020 में 2 बार पेपर हुआ था, एक बार 26 को और एक बार 30 को। तमिलनाडु वगैरह में वो 30 को हुआ था। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं, मार्को चेन विथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। एक आपको मार्को चेन दिया है जिसकी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है 0 0 हाफ 0 हाफ, फिर 0 हाफ 0 हाफ 0 हाफ 0 0 0 हाफ 0 हाफ 0 हाफ 0 हाफ 0 हाफ 0 0। अब पूछ क्या रहा है, देखो एक आपको कह रहा है कि 1/5 1/5 1/5, ये आपको एक पाई देके पूछ रहा है कि ये स्टेशनरी प्रोबेबिलिटी, नहीं बस इतना ही दिया है। ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सेकेंड में कह रहा है कि इफ n इज अ स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देन मतलब अगर ईटा अगर कोई स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो पाई के इक्वल होगा। कहीं ना कहीं यूनिक के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड कह रहा है ये मार्को चेन पीरियोडिक है। फोर्थ कह रहा है ये मार्को चेन इरिड्यूसिबल है। एक बात बताओ, इरिड्यूसिबल कैसे चेक करते हैं हम लोग? हर एक एलिमेंट खुद के साथ रिलेटेड, अरे हर एक एलिमेंट आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए। तो मैं इसका एक काम करता हूं, पहले डायरेक्टेड ग्राफ बना लेता हूं। 1 2 3 4 5। सेल्फ लूप किस में आ रहा है? सिर्फ 2 में आ रहा है और 4 में आ रहा है। बस 1 किस पे जा रहा है? एक तो 1 3 पे जा रहा है और एक तो 1 किस पे जा रहा है? 5 पे जा रहा है। 2 किस पे? सेल्फ लूप, और 2 किस पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है। ठीक है, 3 किस पे जा रहा है? एक तो 3 1 पे जा रहा है, 3 एक तो 5 पे जा रहा है। 3 किस पे जा रहा है? 5। इसको थोड़ा अच्छे से ढंग से बना देना। ठीक है, उसके बाद 4 किस पे जा रहा है? 4 एक तो 2 पे जा रहा है और एक तो सेल्फ लूप। 5 किस पे जा रहा है? 5 एक तो आपका 1 पे जा रहा है और एक तो आपका 3 पे जा रहा है। अब एक बात बताओ, जैसे किसी एक का भी क्लास निकाल लो। मैंने अगर 0 का क्लास निकाल और 1 का क्लास निकाल दिया, ठीक है। 1 के क्लास में मतलब कौन कौन रिलेटेड है इसके साथ? 1 के साथ एक तो खुद 1 आएगा, 2 इसके पास 1 से 2 जाने के रास्ते हैं लेकिन 2 से 1 जाने के रास्ते नहीं, खत्म, आगे चेक ही मत करो, इरिड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहा है कि ये पीरियोडिक होगा, अपीरियोडिक होगा। अपीरियोडिक के लिए क्या चाहिए कि हर एक का जो हमारे पास पीरियड है वो बनाना चाहिए। देखो सेल्फ लूप को तो वैसे ही कैंसिल कर दो, मतलब 2 और 4 को तो चेक ही मत करो। 2 और 4 का तो क्या आ जाएगा? 1। सेक किसका करना है? 1 का। एक बात बताओ, 1 का एक स्टेप में तो मैं आ नहीं सकता, सीधे कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 2 स्टेप से। ठीक है, अब इसके बाद और कितने स्टेप में जा सकता हूं मैं? 1 से जा सकता हूं 3 से, और 3 से जा सकता हूं 5, 5 से जा सकता हूं 1 2 3। इवन ऑड आ गया तो मतलब इसका पीरियड भी, इसका भी पीरियड कितना आ जाएगा? जब जीसीडी लेंगे तो 1, इसका भी पीरियड 1 आ गया। ऐसे में किसका चेक कर सकता हूं? 3 का। तो 3 का भी वैसे ही चेक कर सकते हैं। एक तो 2 स्टेप में किसके साथ आ रहा है? 2 स्टेप में देखो 1 के साथ मैं 1 पे भी जा सकता हूं, इसमें अब यहां से भी चेक कर सकते हो। 1 के साथ 3 पे जा रहा है और 3 1 पे जा रहा है, मतलब ये इसके साथ चेन बन रहा है। और उसके बाद 3 स्टेप में भी जा सकते हैं हम लोग। मैं पहले किससे गया? जैसे देखो मैं 3 से 5 पे जा रहा हूं, 5 से 1 पे जा रहा हूं, 1 से 3 पे जा सकता हूं, मतलब 2 और 3। ऐसे 3 का भी चेक कर सकते हो, 5 का भी चेक कर सकते हो। मैं 5 से 1 पे जा रहा हूं, 3 पे जा रहा हूं, 5। एक्चुअल में अगर एक साइकिल में आपका 1 3 5 आ गया, खत्म। ये सारे आपस में कम्युनिकेट करते हैं, ये रिकरेंट है। और इसका अगर मैं पीरियड निकालूंगा तो वो हमेशा क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि एक बार ये 2 में भी करेंगे, 3 है, 2 से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और 3 स्टेप में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, और 2 3 का जीसीडी क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है।
एक बात बताओ, अगर कोई अपीरियोडिक और इरिड्यूसिबल है तो यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन अगर कोई फाइनाइट, पीरियोडिक और इसके सारे क्या है पॉजिटिव रिकरेंट है तो ये हमेशा इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। और थर्ड में कह रहा है कि अगर कोई भी ईटा है तो वो पाई के इक्वल आएगा, तो वो करेक्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा कि इसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। वैसे भी वो तो आपका डायरेक्टली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अगर आपका फाइनाइट हो तो उसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो बचा क्या एक ही ऑप्शन, तो पाई आपका क्या हो जाएगा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो और भी क्वेश्चन है, बट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे बट उतना हो नहीं पाएगा, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट, एक अगर ये एक दो स्टेट का एक मार्को चेन है, ठीक है, मान लो ये टू स्टेट का एक मार्को चेन है जिसका स्टेट स्पेस गिवन है 0 1 और जो उसकी स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है वो गिवन है 1/2 1/2 1/3 2/3, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि एज्यूमिंग x नॉट इज इक्वल टू 0, इसका इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन x नॉट इज इक्वल टू 0, तो मुझे एक्सपेक्टेड निकालना है। एक्सपेक्टेड निकालना है मतलब u नॉट निकालना है। वो क्या होगा 5/2 9/4 c 3/2 और d 3। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? सबसे पहले इसका डायरेक्टेड ग्राफ निकालना, 0 1 सेल्फ लूप, 0 से 1 भी जा सकता हूं, 1 से 2 भी जा सकता हूं और यहां से यहां भी जा सकता हूं। हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, इसका मतलब सारे क्या है रिकरेंट है। और रिकरेंट के केस में मैंने एक चीज बताया था कि अगर मान लो कोई भी इरिड्यूसिबल चेन है जिसमें सारे स्टेट अगर रिकरेंट है और वो अपीरियोडिक है। अपीरियोडिक कैसे पता चल गया? क्योंकि ये नॉन जीरो, डायगोनल पे नॉन जीरो, तो सीधे सीधे वो अब उसका पीरियड 1 आ जाता है, मतलब ये अपीरियोडिक है। ठीक है, जितने भी स्टेट है वो सब पीरियड 1 है, तो इसका मतलब अपीरियोडिक। तो हम क्या करते हैं 1/μj इज इक्वल टू ये आएगा। तो इसका मतलब अगर मुझे 1/μ0 निकालना है तो मैं पाई नॉट निकालू। और ये कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग मैट्रिक्स। तो सिर्फ अपने को मैट्रिक्स सॉल्व करना है। ठीक है, मैट्रिक्स सॉल्व करके पाई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो पाई इज इक्वल टू पाई पी होता है, तो यहाँ पे पाई नॉट पाई, अगर आप देखो ये कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, आप पाई यूज करना पाई यूज करो, अल्फा यूज करना अल्फा यूज करो। तो पाई नॉट और पाई 1, पाई नॉट पाई 1, पी आपके पास मैट्रिक्स क्या गिवन है 1/2। यह मैंने वहां सॉल्व करके नहीं दिखाया, बट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्या था क्वेश्चन हमारे पास? मैट्रिक्स क्या गिवन है 1/2 1/2 1/3 और ये आपका 1/3। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो पाई नॉट आपके किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ ऑफ पाई नॉट प्लस 1/3 पाई 1। सेकेंड आपका पाई 1 किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ ऑफ पाई नॉट 1/3 ऑफ पाई 1। देखा जाए तो दोनों इक्वेशन आपका सेम ही है, क्योंकि अगर मैं यहां से इसको माइनस कर दूं, ठीक है, तो इसका मतलब पाई नॉट का 1 में से हाफ चले गया तो हाफ, तो पाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 ऑफ पाई 1। यहां से अगर मैं इसको करूंगा तो देखो एक में से 1/3 चले गया, तो 2/3 पाई 1 इज इक्वल टू 1/2 पाई नॉट। ठीक है, तो अलग आ रहा है। अच्छा, ये 2/3 है। ठीक है, तो यहां पे ये क्या आ जाएगा 2/3। तो मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये 1/3। तो पाई नॉट की वैल्यू यहां से भी क्या आ रही है 2/3 पाई 1 आ रहा है। तो मतलब ये दोनों इक्वेशन एक ही है। तो मैं इस काम करता हूं, पाई नॉट की वैल्यू मेरे पास यहां से क्या आ गई, पाई नॉट इज इक्वल टू 2/3 पाई 1 मुझे। तो एक काम करता हूं, मैं इसको पाई 1 के टर्म्स में निकाल लेता हूं, क्योंकि मुझे पाई नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो 3/2 पाई नॉट। ना अब अगर ये एक स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 के इक्वल आ जाएगी पाई नॉट प्लस पाई 1। तो यहां से पाई नॉट पाई 1 के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूं 3/2 पाई नॉट। अगर सबको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 5 पाई नॉट, तो 2/5। तो देयरफॉर म्यू नॉट आपका आ जाएगा 5/2। ठीक
ठीक है, तो इस तरीके से जस्ट इस मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और वो आप इसका मीन निकाल सकते हैं। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन 5/2 ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइम निकाल सकते हो या फिर मीन निकाल सकते हो बाय यूजिंग स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का मैट्रिक्स सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखो ये भी दिसंबर 2019 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है ध्यान दो। एक आपको मार्को चेन दिया है, स्टेट स्पेस उसका पूरा ये इनफाइनाइट है, ठीक है, मतलब n से लेके 0 तक, सच दैट ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इस तरीके से गिवन है। पी आई जे की वैल्यू क्यों होगी जब आपका j 0 है। j 0 है मतलब j जब भी 0 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्यों आएगी। और उसके बाद जब j नेक्स्ट स्टेप में जाओगे, मतलब i से अगर आपको i+1 में जाना है तो उसकी क्या आ जाएगी 1 - के, और अदरवाइज 0 आएगा। थोड़ा ध्यान दो इसको। मैं अगर इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालूं या फिर स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स, बात ध्यान समझना। क्या कह रहा था, क्यू कब होगा जब जे आपका 0 होगा। जे आपका 0 कब होता है, यहां पे ये सपोज आपका 0 1 2 3 स्टार्ट तरीके से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी जे 0 आएगा, मतलब इस केस में जब भी जे 0 होगा उस केस में इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आ जाएगी, क्यू आ जाएगी। और कह रहा है कि जब जे नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, मतलब जब यहाँ पे 0 से अगर आप नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, Q-1। 1 से 2 पे जाऊंगा तो Q-1, 2 से 3 पे जाऊंगा तब Q-1, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी हर केस में 0, ठीक है। ये इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बन गया। अगर मैं इसका डायरेक्टेड ग्राफ बनाऊं, मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 से 1 जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, Q, अरे Q-1, और खुद से खुद पे जाने की Q। मैं हर कहीं पे भी रहूं, चाहे 2 पे रहूं, चाहे 3 पे रहूं, चाहे 4 पे रहूं, चाहे 5 पे रहूं, मैं कहीं से भी 0 पे जा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। मैं हमेशा 0 पे जा सकता हूं और हर बार मैं नेक्स्ट स्टेप में भी जा सकता हूं। मैं 1 से 2 पे भी जा सकता हूं, 2 से 3 पे भी जा सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैं क्लास फाइंड आउट करूंगा 0 का तो इसमें 0 भी आएगा। मैं 0 से 1 चले जाऊंगा और 1 से 0 भी जा सकते हैं ना, 1 से 0, तो इसका मतलब इसमें 1 भी आएगा। मैं यहां से 1 पे जाऊंगा, 1 से 2 और 2 से, यानी कि ये भी कम्युनिकेट कर रहा है इसके साथ। ऐसे ही 3 भी कम्युनिकेट कर रहा है। देखो 0 से 1 पे जाऊंगा, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से फिर 0, मतलब सारे ये किसके इक्वल आ जाएगा, स्टेट के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब ये मेरा कैसा इररिड्यूसिबल है, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या पूछा है कि मार्को चेन इज इररिड्यूसिबल, तो क्लियरली मार्को चेन कैसा आ गया, मेरा इररिड्यूसिबल आ गया, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। और एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि अगर आपका इररिड्यूसिबल है तो उसके अगर जितने भी स्टेट होंगे उनका पीरियड सेम होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी शायद मैंने बताया नहीं था, पीरियड हमेशा सेम हो जाएगा अगर 0 और 1 एक क्लास के अंदर बिलोंग करे, या फिर अगर फॉर एग्जांपल ये इररिड्यूसिबल है तो जितने भी स्टेट होंगे उनका पीरियड सेम आता है। 0 का पीरियड कितना आएगा, सेल्फ लूप है तो 1, मतलब अपीरियोडिक। इसका मतलब क्या हो गया, ये इररिड्यूसिबल और अपीरियोडिक हो गया, ठीक है। अगर ये इररिड्यूसिबल और अपीरियोडिक है, इससे क्या पता चलता है, इसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन होंगे। तो अब इसमें अपने को ये भी कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये भी कैलकुलेट करना है। और कह रहा है कि इसका मार्को चेन एक पॉजिटिव रिकरेंट होगा। वैसे देखो ये पॉजिटिव रिकरेंट भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी निकाल लो, आपका पॉजिटिव रिकरेंट है। और कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्यों आएगी, तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि अपने को पता चल गया कि इसका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट भी होगा और वो भी कितना आएगा, यूनिक आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका सीधा इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, पाई इज इक्वल टू पाई। ये मेरे पास कितने हैं, π0 π1 से खत्म, क्योंकि एंड तो होगा नहीं, π0 π1 इस तरीके से। मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, Q है, Q-1 0, यहां से कितना था Q 0 Q-1 इस तरीके से।
फिर Q 0 0 Q माइनस 1। ठीक है, तो यहां से पाई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब मैं इसको इससे सॉल्व करूंगा तो देखो सब में Q आएगा, तो मैं काम करता हूँ Q को कॉमन लेके क्या ले लेता हूँ, पाई नॉट प्लस पाई 1 प्लस पाई 2, इस तरीके से चलते जाएगा। एक बात बताओ, ये इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है? 1 के इक्वल आ जाती है, खत्म। तो पाई नॉट की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0। आपसे पूछा क्या? यही तो पूछा है। और ये किसके इक्वल होता है? अगर मैं इसके लिमिटिंग वैल्यू की बात करूं तो ये आपका पाई नॉट की इक्वल ही आता है। तो देयरफॉर क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑन 0 होता है तो ये आपकी Q, तो थर्ड ऑप्शन में आपको यही पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब, और Q कैसा है? Q किसके बीच में बिलोंग कर रहा है? Q बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 है नहीं, इसका मतलब ये एक पॉजिटिव रिकरेंट भी है, तो सारे ऑप्शन इसके करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन लिमिटिंग का करते हैं। कह रहा है एक मार्को चेन दिया है जिसके स्टेट स्पेस में 0 1 2 है, और जो स्टोकेस्टिक मैट्रिक्स है वो 1/4 5/8 1/8 1/4 0 3/4 1/2 3/8 और 1/8। ठीक है, ये गिवन है। और इसमें जो इसका लिमिट है n टेंस टू इंफिनिटिव p ऑफ 1 to n इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव p ऑफ 1 to n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव p ऑफ 2 1 n के इक्वल c। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव p 2 to n इज इक्वल टू 1/8, और डी ऑप्शन है आपका लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव p 2 1 n इज इक्वल टू 1/3। अब एक चीज करो, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, जब भी लिमिटिंग पूछा है तो इसका मतलब ये कैसे सॉल्व होगा? स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, या फिर कुछ और प्रॉपर्टी भी हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि अपीरियोडिसिटी है, अपीरियोडिक है या अपीरियोडिक और इरिड्यूसिबल है या नहीं। इरिड्यूसिबल के लिए इसका मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टेड ग्राफ बना लेता हूँ। तो 1 2 3 सेल्फ लूप है, इसके अलावा 3 भी सेल्फ लूप है, 2 सेल्फ लूप नहीं है। मैं 1 से 2 पे भी जा सकता हूँ, 1 से 3 पे भी जा सकता हूँ। 2 से मैं सिर्फ 2 पे नहीं जा सकता, लेकिन 2 से 1 पे भी जा सकता हूँ और 2 से 3 पे भी जा सकता हूँ। 3 से मैं हर जगह जा सकता हूँ। सेल्फ लूप भी है, 3 से 1 भी जा सकता हूँ, 3 से 2 भी जा सकता हूँ। क्लियरली ये इरिड्यूसिबल है, क्योंकि जब मैं 1 का क्लास लूंगा तो 1 से 1 पे भी जा सकता हूँ, 1 से 2 पे जा सकता हूँ और 2 से 1 पे जा सकता हूँ, 1 से 2 पे 3 के साथ भी कर रहे हैं, मतलब हर एक के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो एक क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट एक C1 का जो क्लास आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है? पूरे स्टेट स्पेस, यानी कि क्या है 0 1 है ना, तो 0 1 2। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 0 1 2 आ गया। इसका तो इरिड्यूसिबल है। अब पीरियोडिक की बात करते हैं, तो अब पीरियोडिक चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये इरिड्यूसिबल है तो हर एक का पीरियड सेम होगा। एक भी नॉन जीरो आ गया, इसका मतलब इसका पीरियड 1 है, तो अपीरियोडिक हो गया। और इसका मतलब एक भी सारे इसके अपीरियोडिक आएंगे, क्योंकि मेरे पास क्या हो गई है? इरिड्यूसिबल है, तो जितने भी स्टेट आएंगे सबका पीरियड सेम होगा। अगर एक का पीरियड 1 है, हर एक का पीरियड 1, यानी कि सब अपीरियोडिक है, तो मार्को चेन अपीरियोडिक। मार्को चेन अपीरियोडिक इरिड्यूसिबल, तो इसके पास स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वो भी यूनिक आएगा। एक और अच्छी बात हो जाती है अगर वो डबली स्टोकेस्टिक हो जाए। डबली स्टोकेस्टिक का मतलब क्या है कि उसके कॉलम का भी सम 1 आ जाए। तो यहां से आप देख सकते हो इसके कॉलम का सम भी 1 आ गया। तो जब इसके कॉलम का सम भी 1 आ जाता है, उस केस में होता क्या है ध्यान दो। उस केस में आपको जो निकालना है लिमिट पाई आई, ये आपका 1/n के इक्वल आ जाएगा। अगर पाई आई 1/n के इक्वल आ गया तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन और भी सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ जाएगा? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटिव पी आई जे इंडिपेंडेंट ऑफ जे। तो ये देखो पाई आई आपका 1/n आ जाएगा, और n क्या है कि कितने नंबर ऑफ स्टेट है। तो इसका मतलब जहां पे भी 1/8 कह रहा है रॉन्ग, आपका 1/3। अब जब ये पाई आई के ही इक्वल आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये आई आप चेंज कर लो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो सीधे सीधे इसकी भी लिमिट क्या आएगी? सेम ही आएगी। ये कह रहा है 0 भी नहीं होगा, इसका लिमिट कितना आएगा? 1/3 आ जाएगा। कोई भी आप ले लो स्टेट,
हर लिमिट उसकी वैल्यू क्या आएगी 1/3 ही आती है फॉर एवरी आई। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपको स्टेट स्पेस गिवन है 1 2 3, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 1/2 1/2 और 0। ठीक है, और ये आपको मान लो ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन है, डी आई डिनोट कर रहा है पीरियड। तो कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट होगा। पहला कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1 आएगी, सेकेंड कह रहा है इसका वैल्यू 2 आएगा, थर्ड कह रहा है कि π1 मेरा 1/3 आएगा, ये कह रहा है कि मेरे पास 1/2 और 1/3। सबसे पहले चेक करो क्या ये इरिड्यूसिबल है। तो मेरे पास 1 2 3, 1 से 1 पे जाने के रास्ते नहीं, 2 से 2 पे जाने के रास्ते नहीं, 2 से 3 पे जाने, बाकी सब जगह रास्ते हैं। मैं 1 से 2 पे भी जा सकता हूँ, 1 से 3 पे भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं 2 से 1 पे भी जा सकता हूँ, मैं 2 से 3 पे भी जा सकता हूँ, 3 से 1 पे भी जा सकता हूँ, 3 से 2 पे भी। सब कम्युनिकेटिंग है, मतलब इरिड्यूसिबल है। कम्युनिकेटिंग है, पहले पे क्या है 0। मैं इसमें 1 2 स्टेप में भी जा सकता हूँ, 3 स्टेप में भी जा सकता हूँ। तो जब लैम्बडा आई निकालेंगे तो जीसीडी क्या आएगा, 1 लूप में तो है नहीं, तो 2 3 और D1 आ गया तो जीसीडी 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब एक का भी 1 आ गया तो सारे के 1 आ जाएंगे, मतलब अपीरियोडिक है। तो अपीरियोडिक भी है, इरिड्यूसिबल है, इनके कॉलम का सम 1 आ रहा है, डबली स्टोकेस्टिक है। तो पाई आई की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी 1 बाय नंबर ऑफ स्टेट, यानी कि 1/3। ये ऑप्शन करेक्ट। अगर 2 क्रॉस 2 होता तो 1/2, 3 क्रॉस 3 है तो 1/3, डी आई आपको 1 आ जाएगा, ये ऑप्शन इनका। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको रिजल्ट पता है तो। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर एड करते हैं। थोड़ा स्टोकेस्टिक को क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं, उसके बाद फिर आज का ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। आपको एक मार्को चेन दिया है जिसका प्रोबेबिलिटी ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स गिवन है 1/2 1/2 0 0 1/2 1/2 1/3 1/3 1/3। कोई दिक्कत नहीं। पूछ क्या रहा है, लिमिटिंग वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। क्या क्या चेक करते हैं हम लोग कि इसके पास ये इरिड्यूसिबल है या अपीरियोडिक है, क्योंकि जब लिमिटिंग पूछा है तो इसका मतलब हमको स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके ही सॉल्व करना था। यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पी आई जे की वैल्यू इंडिपेंडेंट होगी जे पे, यानी कि ये कैलकुलेट करना है मुझे ये कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करने के लिए यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो ही कर सकते हैं। तो यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा, इरिड्यूसिबल और आपका अपीरियोडिक होना चाहिए। तो इसका मैं अगर डायरेक्टेड ग्राफ बनाऊं तो डायरेक्टेड ग्राफ मेरे पास कुछ नहीं दिया तो खुद से ले लो 1 2 3, स्टेट स्पेस नहीं गिवन है तो इसको 1 2 3 ले लो। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे। तो ये कहां चले गया, एक देखो, एक तो 1 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे भी जा सकते हैं, लेकिन 1 से 3 पे नहीं जा सकते। 2 से 2 पे जा सकते हैं हम लोग, 2 से 3 पे जा सकते हैं, और 3 से 1 पे भी जा सकता हूं मैं, 3 से 2 पे भी जा सकता हूं, और 3 से 3 पे भी जा सकता हूं। तो पहले तो ये देखो, क्या ये ना इरिड्यूसिबल है, तो 8 से 1 का मैं क्लास निकाल लेता हूं। तो 1 से 1 पे जा सकते हैं हम लोग, 1 से 2 पे भी जा सकता हूं, और 2 से 1 पे भी जा सकता हूं। तो इसका मतलब 1 भी आएगा 2 भी आएगा। 3 के साथ मैं 1 से 3 पे भी जा सकता हूं और 3 से 1 पे भी आ सकता हूं। मतलब ये 1 के क्लास में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, मतलब ये इसके साथ पूरा स्टेट स्पेस के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये कैसा आ जाएगा, इसके हर एक एलिमेंट आपस में कम्युनिकेट करेंगे, इरिड्यूसिबल है। अगर एक का भी डायगोनल पे एंट्री आ गया तो एक का पीरियड क्या आ जाएगा 1, और एक का पीरियड 1 आ गया और इरिड्यूसिबल है तो सबका पीरियड क्या आएगा 1। तो मतलब अपीरियोडिक भी है
और इरेड्यूसिबल भी है। तो मतलब स्टेशनरी क्या आ जाएगा आपका, यूनिक आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, मैट्रिक्स निकालना होगा जो कि जे पे इंडिपेंडेंट है। एक में आपके पास 1 1 पूछा है, एक में आपके पास 2 1 पूछा है, एक में आपके पास 1 2 पूछा है और एक में आपके पास 1 3 पूछा है। तो ये इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, ये आ जाएगा पाई 1 के इक्वल, ये आपका पाई 1 के इक्वल, ये आपका पाई 2 के इक्वल और ये आपका पाई 3 के इक्वल। मतलब आपको पाई 1 पाई 2 पाई 3 निकालना है। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 2/9, इसका वैल्यू गिवन है 0, इसका वैल्यू गिवन है 1/3 और इसका वैल्यू गिवन है 1/3। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं पाई 1 पाई 2 पाई 3 और यहाँ पे ये पाई 1 पाई 2 पाई 3 और ये जो भी मैट्रिक्स आएगा वो लिखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो पाई 1 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, ये मेरे पास पाई 1 किसके इक्वल आ जाएगा, जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको पाई 1 के साथ करूंगा तो 1/2 पाई 1 प्लस 1/3 पाई 3। ऐसे ही पाई 2 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे तो तीनों है, इसका मतलब 1/2 पाई 1, 1/2 पाई 2, 1/3 पाई 3। ऐसे अगर मैं पाई 3 निकालूंगा तो ये मेरे पास हाफ और 1/3, पहला तो 0 है तो इसका मतलब 1/2 पाई 2 और 1/3 पाई 3। और एक अपने पास पाई 1 पाई 2 प्लस पाई 3, ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन ही है कि ये हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 1 में से हाफ चले गया, तो इसका मतलब पाई 1 की वैल्यू मेरी 2/3 पाई 3 आ जाएगी। यहां से देखो, मैं अगर पाई 2 निकालूं तो ये फिर से हाफ हो जाएगा, जब 2 को मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सिर्फ मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई 1 और ये मेरे पास आ जाएगा 2/3 और ये मेरे पास ये पूरा कैंसिल हो गया। लेकिन 2 पाई/3/3 की वैल्यू क्या है, पाई 1, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, ये 2 पाई 1। ठीक है, तो यहां से पाई 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, पाई 3 निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास पाई 2 आ गया। तो पाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे पहले देखो, ये 1 में से 1/3 चले गया तो इसका मतलब 2/3 पाई 3 आ जाएगा। पाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई 1 लिख सकता हूं, तो यानी कि 2 कैंसिल, 2 पाई 1 आ गया। तो यहां से पाई 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 पाई 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब पाई 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई 1 लिख सकता हूं और इस पाई 3 को क्या लिख सकता हूं, 3/2 पाई 1 लिख सकता हूं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, ये 4 और ये 2, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा, 6 पाई 1, अरे 4 3 7 2 9, तो यानी कि पाई 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 9/2। तो पाई 1 अगर 9/2 आ गया तो मेरा अरे सॉरी 2/9 आएगा ना, 2/9। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है तो सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ऐसे ही आपको पाई 1 मिल गया तो आप पाई 2 भी निकाल सकते हो। पाई 2 आपका इसके लिमिटिंग के इक्वल आ जाएगा, तो पाई 2 आपका 2 टाइम्स पाई 1, पाई 1 कितना है, 2/9, तो 4/9, यानी कि ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। पाई 3 क्या आएगा आपका, 3/2 इंटू 2/9, 2 से 2 कैंसिल, ये 1/3, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लिमिटिंग में दिया है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो आपका 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट आ जाएंगे, सिंपल, एक तो ए ऑप्शन और एक तो डी ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो बस इतना ही एंड करते हैं, बाकी और भी क्वेश्चन है, सब इसी से रिलेटेड है। आपको बस सबसे इंपॉर्टेंट ये था, मैंने स्टार्टिंग में थ्योरीज के लिए बता दिया, क्योंकि थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।